Hello everyone. मेरे वॉइस में एको हो रहा है, so I'm just going to close a few things. Uh, so just so there's some echo happening today. Sorry. Uh, wow. We probably have to. Okay, still the echo is coming. Let's try this. अभी देखते हैं, echo आ रही है? अभी भी आ रही है. Okay, probably have to. अभी आवाज आ रही है क्या? So I'm hoping कि अभी आवाज ठीक आ रही हो. Anyway, so good evening and आज अभी इसको देखते हैं. यहाँ पे काफी ज़्यादा disturbance है. So क्या हो रहा है? So can anybody tell me अगर आवाज ठीक आ रही है या आवाज ठीक नहीं आ रही है तो फिर let's see what can be done about it. Then I'll just relog in and come back again. अच्छा आवाज आ रही है पर कम आ रही है. एक मिनट ट्राई करते हैं दोबारा. क्या आवाज में echo है अभी? कोई बता सकता है? आवाज अभी ठीक आ रही है कि अभी भी आवाज में echo है? कोई कंफर्म कर देगा तो it would be really easy. So we'll start then. Okay. कोई can anybody confirm अगर आवाज आ रही है या आवाज नहीं आ रही है या क्या हिसाब किताब चल रहा है? कोई कंफर्म कर सकता है तो that would be amazing. लो आ रही है आवाज. Okay, let's try something else. Okay, आवाज अब ठीक है? अभी बेटर है? तो मैंने ब्लूटूथ से हटा दिया है अब. So if anyone can confirm कि आवाज अब कैसी आ रही है? अभी ठीक है? अभी भी लो है आवाज. ओके, अब तो काफी अब तो काफी अजीब सी बात हो गई क्योंकि अभी तो आवाज कोशिश अब ठीक है. चलो, दैट इज गुड. एनीवे, सो अभी फिलहाल टॉपिक अभी ये चल रहा है कि काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं कंट्री में. ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है जहाँ पे हमने अभी बहुत रिसेंटली राइट्स देखे हैं. एंड राइट्स एक इकलौती चीज़ नहीं है, एक काफ़ी कांस्टेंट चीज़ें चली जा रही हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, कुछ ना कुछ हो ही रहा है कंट्री में. तो ऐसे में ऑब्वियसली एवरीबडी गेट्स इन्वॉल्व्ड और हर कोई परेशान भी होता है कि ये हो क्या रहा है. और ये इसमें ऑब्वियसली एज़ यूजुअल बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इन्वॉल्व्ड होती हैं और उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं एक्सेप्ट कि अंडरस्टैंडिंग कि हमारे वोट की पावर कितनी है एंड देन अकॉर्डिंगली वी शुड गेट गुड पार्टीज जो हमें रिप्रेजेंट करती हैं. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सेइंग दैट, इवन दो हम लोग जितने भी चाहें कि अच्छे से अच्छे लोग आए
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार जैसा हम चाहते हैं वैसे आएँ, या एकदम कोई संत टाइप्स लोग नहीं आने वाले हैं, ये भी लोगों को समझना बड़ा ज़रूरी है। एक एक वियर्ड सी एक धारणा बनी हुई है कि बहुत मतलब सारे पॉलिटिशियंस को पता नहीं लोग ऑल ऑफ द सडन पूजने क्यों लग जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी वियर्ड। पॉलिटिशियंस अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस दे आर देयर फॉर पावर। वो एक गवर्नेंस में आते हैं। तो उनसे ये एक्सपेक्टेशन करना ही काफ़ी काफ़ी ख़राब है। बट एनीवे तो ये एक जो एक वियर्ड सी धारणा है कि पॉलिटिशियंस को खुदा बना दो। वी नीड टू गेट आउट ऑफ इट। ऑल द पॉलिटिशियंस आर बाय द एंड ऑफ द डे पॉलिटिशियंस। अब ये तो चलिए बात रही पॉलिटिशियंस की, लेकिन अब ये जो हो रहा है वो कितना ज़्यादा सोसाइटी को अ, एक तरीके से पोलराइज़ हो रही है सोसाइटी। अब लोगों को लगता है ये पोलराइज़ेशन कोई नई चीज़ है या अभी हुई है। बट ऐसा कुछ है नहीं। अ, ये पोलराइज़ेशन जो अभी हम देख रहे हैं, ये एक अब लोग कह रहे हैं कि द सीड्स ऑफ हेट्रेड आर बीइंग सोwn नाउ। बट आई वुड से ऐसा नहीं है कि सीड्स ऑफ हेट्रेड अभी सो हो रहे हैं। अब जो हो रहा है वो ये है कि जो पहले की जो सीड्स जो हेट्रेड के बोए जा चुके हैं सालों पहले, हम सिर्फ उसकी फसल काटते हुए अब देख रहे हैं। फिलहाल उससे ज़्यादा कुछ नहीं देख रहे हैं। दिस इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। हम लोग सिर्फ एक फसल काट रहे हैं ऑफ जो इतने सालों से जो ऑलरेडी जो डिवाइड लाइन्स थी, अब उसकी हम फसलें काट रहे हैं क्योंकि उनको हमारी कंट्री में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस अपीज़मेंट रही है। और उस रिलीजियस अपीज़मेंट से हुआ होता क्या है, एमलगेशन ऑफ द सोसाइटी गेट्स अफेक्टेड। क्योंकि आपने हर किसी को ग्रुप्स में बाँटा होता है। कोई किसी ग्रुप में बँटा होता है इसीलिए कुछ ज़्यादा मिल रहा होता है, या कोई किसी ग्रुप में बँटा होता है इसलिए उसे कुछ कम मिल रहा होता है। फिर भी बाय द एंड ऑफ द डे सारे ग्रुप्स में बँटे हुए हैं। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। और उससे तो ये कोई इट्स नॉट अ न्यू थिंग। जैसे काफ़ी बार लोग कहते हैं कि अब सोसाइटी पोलराइज़ हो रही है। नहीं, नहीं, सोसाइटी के बस अब आप उसके इफेक्ट्स अभी आप देख रहे हैं। पोलराइज़ तो सोसाइटी को बहुत टाइम से करने में लगे हुए हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट समथिंग कि ये कोई बीजेपी ने करा है। ये करने वाले सब हैं, ये हमारे यहाँ से इट इज़ नथिंग न्यू कि बिल्कुल अभी अभी ही किसी मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ये कोई नई चीज़ देख रहे हैं हम। ये पोलराइज़ेशन थी, पहले भी थी। बस अब ये है कि अब जैसे-जैसे लोग पढ़ने लिखने लग जाते हैं, अम, और वो देखते हैं कि सोसाइटी में ये व्हाट्स हैपनिंग, तो नाउ व्हाट यू आर सीइंग इज़ पीपल आर ओपनली टॉकिंग अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि पहले पोलराइज़ेशन नहीं थी। ये मैं इस बात को बार-बार कहती रहती हूँ कि इट इज़ वेरी मच इट वाज़ वेरी मच देयर। तो आज का टॉपिक भी इसी के ऊपर है कि टॉलरेटिंग द इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस को आप कब तक टॉलरेट करते रहेंगे? तो ये भी एक पीपल डोंट मे बी डोंट अंडरस्टैंड और दे डोंट नो। बट बाय द एंड ऑफ द डे दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि हम टॉपिक्स के बारे में बात करें। और बात करना कोई पोलराइज़ेशन है, आई डोंट बिलीव इन दैट। बात करने से काफ़ी चीज़ें होती हैं। अगर सपोज़ मैं किसी ऑपोज़िट व्यू पर्सन से बात करती हूँ और ओपनली बात करती हूँ, तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है, तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी फॉर मी कि मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू गलत साबित करूँ, फ्रैंकली। और अगर मुझे पब्लिकली वो मौके मिले तो दैट इज़ इवन बेटर। तो मैं अभी रिसेंटली देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा कि एक दूसरे को नहीं बोलने देने वाला सिनेरियो। एंड ऑब्वियसली दो एक एक जो इंटॉलरेंस चल रही है, बट व्हाट आई एम रियली लाइकिंग इज़ जैसे डिबेट्स चल रही हैं और एब्सोल्यूटली जो हमने कभी अपनी लाइफ में बातें नहीं सुनी थी लोग बोलें, वो बातें लोग बोल रहे हैं, व्हिच इज़ ब्रिलियंट। इसको लोगों को सुनने में बहुत खराब लग सकता है कि ओह दिस इज़ पोलराइज़ेशन, बट फ्रैंकली दिस इज़ रियली व्हाट वी वांट एज़ अ सोसाइटी। हम सीरियसली चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ों पे लोग जो बात करें, ओपनली बात करें। That is really as a educated society which we should promote
और हमें सिर्फ प्रमोट नहीं करना चाहिए, हमें इन बातों को बहुत पुश भी करना चाहिए कि कितनी भी कंट्रोवर्शियल बात हो, कितनी भी खराब बात हो, कितनी भी सेंसिटिव मुद्दा हो, वी शुड बी एबल टू टॉक अबाउट इट, इट डजंट मैटर। तो जस्ट बिकॉज इतने दिन सर कुछ नहीं हुआ इसलिए अब ना हो, ये बहुत ही घटिया एक्सक्यूज है। कई बार अभी मैं ये सोचती हूँ कि अभी मैं ये सुन रही हूँ कि अरे जैसे फॉर सेइंग सेक्स अभी अब अजान पे चल रहा था कि अरे 2 मिनट की तो है, क्या 2 मिनट की इलीगल एक्टिविटी टॉलरेट करना, इज दैट राइट? जस्ट बिकॉज इट बिलोंग्स टू अ रिलीजन। एक और मैं बड़ा वो सुन रही हूँ कि लोग इसे क्यों इन्फोर्स नहीं कर रहे, पुलिस क्यों नहीं कर रही, लोग क्यों इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। सो जस्ट बिकॉज पुलिस इन्फोर्स नहीं कर रही तो इज दैट राइट कि हम लोग भी उसके अगेंस्ट आवाज ना उठाएं? तो कल पुलिस किसी मर्डर के अगेंस्ट काम करना बंद कर दें या रेप्स के अगेंस्ट काम करना बंद दें तो हम भी कैंडल मार्चेस निकालना बंद कर दें या फिर सिस्टम को पुश करना बंद कर दें या अपनी आवाजें उठाना बंद कर दें? सो ये जो एक्सक्यूजेज हैं ये बड़े ही अनएजुकेटेड एक्सक्यूजेज हैं। एज जितनी ज्यादा देश में एजुकेशन बढ़ेगी, एंड इट डजेंट मैटर कौन सी सेक्टर हो, फॉर एनी रिलीजियस, एथनिक, स्टेट, लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव, जितनी एजुकेशन बढ़ती जाएगी उतना लोग सवाल जवाब करेंगे, बिकॉज द होल पॉइंट ऑफ एजुकेशन इज टू ओपन योर ब्रेन, इट इज टू ओपन योर आइज टू पर्सपेक्टिव। इट इज हमेशा एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि एजुकेशन इज आस्किंग यू टू टू बेसिकली जस्ट गेट अ डिग्री कि आपको कल कहीं जॉब करनी है। इसका ये पर्पस बेसिकली नहीं होता है। ये तो कितने लोग दे कैन बाय अ डिग्री, but the real purpose of education has always been and will always be कि how to open a brain, how to make that point of view come out fully, वो point of view जो सबको सुन सकता है। तो ये एजुकेशन का प्राइमरी मकसद होता है, कि एजुकेशन से लोग अपना दिमाग खोलें और उसी के थ्रू टॉलरेंस भी पैदा होती है। सो इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी एक एज यूजुअल एक पीपीटी मैंने तैयार करी है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट। एक बार मैं उसको आपके साथ शेयर कर दूं मैं। मैंने स्ट्रीम यार्ड का एक लिंक डाल दिया है, सो हुएवर इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग इन प्लीज फील फ्री, मैंने पिन कर दिया है। But I will take people as per you know how many people can talk, and obviously तो नमस्ते टू एवरीबडी। मैं जितनों जितनों का दिखती जाऊंगी मैं हाईलाइट करती जाऊंगी, एंड इट्स वेरी नाइस टू सी different brains coming together. I think that is the beauty of कोई भी of educated people कि they can actually come together and they can talk. So that is a little bit of. So now the topic today which I've chosen is tolerating the intolerant. तो ये एक काफी एक मेरे लिए this is becoming a huge thing, because इसी के through this is something which first I went against my own religion for this, that कितना intolerance eventually when I really went into my faith, तो मैंने देखा कितना intolerance है towards people who don't believe in my faith. And then again uh, history also really shocked me. तो अभी ये दिस इज जस्ट अ कपल ऑफ पेजेस की ये मैंने पीपीटी बनाई है, कोई इट्स नॉट टू लॉन्ग बिकॉज ये कोई मुझे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेशन ओवर हियर, द टॉपिक इज रियली अबाउट इंटॉलरेंस और इसका क्या पंगा पड़ रहा है। सो अ वेरी वेल नोन, सो दिस इज समथिंग व्हिच इज प्राइवेट व्यूज फॉर एवरीबॉडी, एंड ये हमारा ओपिनियन डिस्क्लेमर है कि वी डोंट, बेसिकली इट्स नॉट मेंट टू हर्ट एनीबॉडी, इट इज ओनली टू क्रिएट अ डायलॉग। सो वी अपोलोजाइज इन एडवांस अगर किसी को भी कुछ इससे असुविधा हुई है। इंटेंशन बिल्कुल किसी को हर्ट करने का नहीं है। Progressive views, gender equality, linguistic equality, religious equality, and going towards a modern society and modern view where all humans are same, human rights are equal, no one's better than the other, for any good reason, doesn't matter. तो यहाँ पे I want to start by talking about the paradox of intolerance.
So ये this was first given by a philosopher, Karl Popper. He's a good known philosopher, and in this he basically talks about the paradox of tolerance. So मैं पहले की लाइन पढ़ देती हूँ. The paradox of tolerance states that if a society is tolerant without limit, तो मतलब tolerance की एक limit होती है कि कहाँ पर आप tolerance से कहेंगे that's it. Its ability to be tolerant is eventually seized or destroyed by the intolerant. तो जिसकी भी वो खराब हरकत टॉलरेट हो रही है, इवेंचुअली पूरी सोसाइटी जो है, जो उसकी टॉलरेंस है, वो इवेंचुअली या तो वो कब्जा कर लेंगे या वो बिल्कुल खत्म ही कर देंगे उसकी टॉलरेंस को. ठीक है. Karl Popper described it as seemingly paradoxical idea that in order to maintain a tolerant society, the society must retain the right to be intolerant of intolerance. इसका मतलब है कि सोसाइटी में कुछ खराब करने की चीज को, मतलब कोई भी, अगर आपने सपोज सोसाइटी में अगर आपने मर्डर को आपने टॉलरेट करना स्टार्ट कर दिया, तो इवेंचुअली उस सोसाइटी में सारे मर्डरर्स ही हो जाएंगे एंड दैट सोसाइटी विल गो देयर. तो समवेयर यू हैव टू सेट दैट लिमिट ऑफ व्हाट, हाउ मच विल यू टॉलरेट. ठीक है. एंड इनटॉलरेंस की तरफ, व्हाट इज इनटॉलरेंस, जैसे कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस बिहेवियर और इस माइंडसेट के लिए सोसाइटी इटसेल्फ विल हैव टू बी इनटॉलरेंट कंप्लीटली. आप इसको किसी भी रीजन से टॉलरेट नहीं कर सकते. देयर इज नो गुड इनफ रीजन. इसीलिए मैंने जब अभी, क्योंकि अजान की बात पर काफी लोगों ने कहा कि अभी पहले हिजाब का हो गया फिर अजान का हो गया. सो यही लिटिल लिटिल ऑफ टॉलरेंस जो लोग, जो एक हमारे यहाँ पे एक माइनॉरिटी रिलीजन अलग से, एक बिल्कुल अलग से, दे वांट अ डिफरेंट टॉलरेंस व्हिच इज नॉट एक्सटेंडेड टू एनीबॉडी. दे वांट दैट टॉलरेंस टू बी एक्सटेंडेड टू देम एंड दिस इज अनएक्सेप्टेबल. मतलब मुझे काफी लोगों से, और मुझे तो मेरे सबसे ज्यादा मुझे बैकलैश मेरे हिंदू फ्रेंड्स से मिला है, और ट्विटर पे तो बहुत ही ज्यादा, दैट इतनी सी तो बात है, अब तक भी तो हो रहा था. सो द थिंग इज, अब तक कुछ भी गलत हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे हो. दिस इज अ वेरी बैड रीजन. So we have to, and like I said, this is not, ये कोई इंडियन स्कॉलर नहीं है, ये he's a very he's a western philosopher and this is what he's saying is absolute truth. So tolerant society बनाने के लिए आपको एक intolerance की तरफ बिल्कुल intolerant होना पड़ेगा. ठीक है. एक्स्ट्रा टॉलरेंस आप किसी को नहीं एक्सटेंड कर सकते. ओके. सो दिस इज अ लेसर नोन. ठीक है. मतलब इसके बारे में लोग जानते नहीं है. टॉलरेंस के बारे में लोग बोलते ही तो रहते हैं कि वी शुड बी टॉलरेंट, वी शुड बी टॉलरेंट, बट हाउ फार वी शुड बी टॉलरेंट, इसके बारे में लोग बात नहीं करते. ओके. अनलिमिटेड टॉलरेंस मस्ट लीड टू डिसअपियरेंस ऑफ टॉलरेंस. इवेंचुअली क्या होगा कि जब आपको पता ही नहीं होगा कि आप कहाँ तक टॉलरेट करोगे, इवेंचुअली यू योरसेल्फ विल बिकम इनटॉलरेंट. इवेंचुअली द सोसाइटी विल लीड टू डिसअपियरेंस ऑफ एनी टॉलरेंस. टॉलरेंस ही इवेंचुअली खत्म हो जाएगी. इफ वी एक्सटेंड अनलिमिटेड टॉलरेंस इवन टू दोज हु आर इनटॉलरेंट, ठीक है, we if we are not prepared to defend a tolerant society against the onslaught of the intolerant, then the tolerant will be destroyed and tolerance with them. तो जो टॉलरेंट सोसाइटी का जो टॉलरेंस वाला, जो टॉलरेंट लोग थे, इवेंचुअली वो खत्म हो जाएंगे. दे विल कंप्लीटली फिनिश बिकॉज द इनटॉलरेंस विल इवेंचुअली सीप इनटू देम. क्योंकि वहां पे इवेंचुअली लोग ऐसे आने वाले हैं, जैसे इन टुडेज डेट आई एम एब्सोल्युटली इंटॉलरेंट अबाउट एनी काइंड ऑफ बुलशिट कमिंग फ्रॉम एनीबॉडी. आई कैन नॉट गिव देम 1%, even 1% of any benefit to anybody, not even to my own minority society. I am absolutely unwilling. I have no love for it at all. Either everybody gets it or nobody gets it. I am literally, मेरा वो point आ चुका है already. And I eventually, and this is not, and I consider myself a very tolerant and a very equalist. उसके बावजूद, in this formulation, I do not imply, for instance, that we should always suppress the utterance of intolerant philosophies. तो वो बोल रहा है ऐसा नहीं है कि आप इसके बारे में बात ना करें. Like I said, it is actually good to have the most controversial views on the table openly. Brilliant, it's brilliant. तो वो exactly यही बात कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो intolerant बातें हैं
आप उनको बोलना नहीं दो, ऐसा नहीं है। As long as we can counter them by rational argument and keep them in check by public opinion, suppression would be certainly most unwise. तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके बारे में बात ना करो, rather उन लोगों को आप प्लेटफॉर्म दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप सबसे डिफरेंट, सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल व्यूज को आप एक स्पेस दो, एक प्लेटफॉर्म दो। इट इज सो इम्पोर्टेंट, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। But we should claim the right to suppress them if necessary, even by force. So remember, now this book was written in 1945. So this is 2 years before हमारी आज़ादी हुई है, उससे पहले की किताब है ये। तो इसका मतलब है उस समय they are talking about intolerant societies. When he is talking about intolerant societies, this is a Christian guy. So don't think कि he is talking about Indians at all. ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस गलतफहमी में मत रहना कि he is one of the greatest, he is one of the greatest philosophers in history. तो ये मत समझिए कि ये कुछ इंडिया के बारे में बात कर रहा है। He is actually talking about a human behavior and how a society behaves and how do we, this is very very important. So तो अगर जरूरत पड़े तो इनटॉलरेंट को आप सप्रेस करें, फोर्स से भी सप्रेस करें। देखिए मतलब दिस इज कितने साल पहले ही इज टॉकिंग अबाउट इट। For it may easily turn out that they are not prepared to meet us on the level of rational argument. आप उनसे रैशनल बातें भी करें जब इनटॉलरेंट लोगों से, तो ये भी चांसेस बहुत आए हैं कि वो आपसे रैशनल बातें भी ना करें, उस लेवल पर भी ना आए। ठीक है जी। But begin by denouncing all arguments. They may forbid their followers to listen to rational arguments because it is deceptive, and to teach them to answer arguments by their use of fists or pistols. तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि रैशनैलिटी इंटॉलरेंट लोगों को अगर आपको फोर्स से भी सप्रेस करना तो पड़े तो आपको करना चाहिए, जरूरी पड़े तो करो। क्योंकि अगर आप नहीं, अगर वो लोग अपना लेवल रैशनैलिटी का आप करने को तैयार नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन कि वो क्या कर सकते हैं। वो पहली चीज है, वो हर आर्ग्यूमेंट को फिनिश कर देंगे कि हमें क्वेश्चन करना ही नहीं है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट समथिंग ही इज टॉकिंग अबाउट द इस्लामिक फेथ, सो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस इज ही इज टॉकिंग अबाउट फ्रॉम अ क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसको समझिए, ये कोई मुस्लिम सोसाइटी की बात नहीं कर रहा है। तभी मैंने कहा था ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द बाय द क्रिश्चियन सोसाइटी। वो वहां पे ये बात कर रहा है। क्यों ये क्यों बात कर रहा है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। क्योंकि वो क्या कह रहा है कि वो उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो उनको भी कह देंगे कि इस रैशनल आर्गुमेंट को नहीं मानना, क्योंकि ये सुनने में अच्छी तो लग रही है लेकिन ये आपको डिसीव कर रही है। एंड उसके बाद कि सबको जवाब कैसे देना है, अगर कोई आपसे आर्गुमेंट करे तो उसको फिस्ट्स मीन मुक्का मार के, झगड़ा करके, और पिस्टल्स मीन्स गन्स निकाल कर। स्टोनिंग नहीं बोल रहा है यहाँ पे। सो ही इज टॉकिंग अबाउट अ मॉडर्न वर्ल्ड। He's like those people जो rational नहीं होंगे, वो what will they eventually go towards? They'll go towards violence. That's what basically he means. We should therefore claim, in the name of tolerance, the right to not tolerate the intolerant. तो जो किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको नहीं बर्दाश्त करने का एक राइट आपके पास होना चाहिए। We should claim that any movement preaching intolerance places itself outside the law. ठीक है, जो भी ये सिखा रहा है कि आप हमें अपने यहाँ पे ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसको जाने नहीं देंगे, हम इसको आने नहीं देंगे, एंड गेटो सिस्टम, ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट गेटो सिस्टम्स। ठीक है, places itself outside the law and we should consider incitement to intolerance and persecution as a crime. कहता है कि ये सिर्फ बोलना भर कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे, इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ट्रीट करना चाहिए। In the same way, in the same way as we should consider incitement to murder, incitement to kidnapping, or revival of slave trade as criminal. तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि जिस तरह कोई कहता है कि इसको मार दो, हम उसको कहते हैं इंसाइटमेंट ऑफ मर्डर के अंदर उसको चार्जेबल होता है। हम किसी कहते हैं इसे उठवा लो, वो जिस तरह क्रिमिनल ऑफेंस होता है। या फिर किसी को आप स्लेव बनाओ, स्लेव आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग करो, जिस तरह वो आप उसको इनेबल करो, आप उसको प्रमोट करो, आप उसको लोगों को बोलो करने के लिए, क्यों ना, जैसे हम सुनते हैं ना कि अभी कि वॉर बूटी, माले गनीमत, सिर्फ ये बोलना भर शुड बी क्रिमिनल। उसने कहा कि लेकिन उसी तरह इंटॉलरेंस की कोई बात करे कोई, उसको भी आप क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ही देखें। इफ यू वांट अ टॉलरेंट सोसाइटी, इज वेरी क्लियर, if you want a tolerant society, this
is what you're looking at. Now इसके काउंटर में एक और philosopher है, John Rawls, and he also is talking on this, but in a slightly different manner. So he's talking about theory of justice, that in a society, in a just society, sorry, that a just society must tolerate the intolerant. तो आप एक जो एक जस्टफुल सोसाइटी होती है जहाँ पे जस्टिस सिस्टम है, वहाँ पे इंटॉलरेंट को भी टॉलरेट करना चाहिए, फॉर अदरवाइज द सोसाइटी इटसेल्फ विल बिकम इंटॉलरेंट। ठीक है, तो वो इनको काउंटर कर रहा है, लेकिन आप देखिए इस पे भी उसने कुछ कंडीशंस लगाई है, and that is unjust, and you know, for somebody to become intolerant is unjust. However, Rawls qualifies this with the assertion that under extraordinary circumstances in which constitutional safeguards do not suffice to ensure the security of the tolerant and the institution's liberty, तो कहता है कि ये सिर्फ तभी पॉसिबल है कि अगर वहां पे टॉलरेंट जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी और उनकी लिबर्टी पर कोई आंच नहीं आए। तो अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस टॉलरेंट को सेफगार्ड नहीं करेगा, उस टॉलरेंट को की वो प्रोटेक्शन नहीं करेगा और उसके राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं करेगा, tolerant society has reasonable right of self-preservation against acts of intolerance that would limit the liberty of others just as under a just constitution, and this supersedes the principles of tolerance. वो खुद कह रहे हैं कि जो principles of tolerance हैं वो तभी अप्लाई करते हैं किसी भी टॉलरेंट सोसाइटी पे as long as their personal liberty is safeguarded, their security is safeguarded. अगर इन दोनों में से किसी भी चीज को थ्रेटन होती है, किसी भी चीज की थ्रेटनिंग होती है, तो टॉलरेंस सोसाइटी को सेल्फ प्रेजर्वेशन के चक्कर में एक्ट्स ऑफ इंटॉलरेंस करना अलाउड है और दूसरे लोगों की लिबर्टी को लिमिट करना अलाउड है। दिस इज very very you know, controversial, and these are not small scholars of the world. These are really big these are really big names in philosophy, in you know, they are very big scholars. ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है ये। These are political philosophers, and they are talking about liberation, they are talking about how justice prevails in society, how do you create a just society, how do you uphold justice system, ये वो लोग हैं। They are talking about how much tolerance is possible. This should be done, however, only to preserve equal liberty. Now, देखिए very quickly, everywhere wherever you will find justice, you will find equality. So justice and equality literally work hand in hand. That is, the liberties of the intolerant should be limited only insofar as they demonstrably limit the liberties of others. तो कह रहे हैं कि वो जो दूसरों के साथ कर रहे हैं वो आप उनके साथ करो, उनकी लिबर्टी उतनी लिमिट कर दो। मतलब आप ये सोचो, दिस इज लाइक सो कॉन्ट्रोवर्शियल। मतलब अगर कोई आपको अपने यहाँ पे आने नहीं दे रहा है तो आप उन्हें अपने यहाँ ना आने दो। अगर कोई आपके यहाँ पे कह रहा है, तभी मैंने कहा था पीछे कि अगर it will be an absolute disaster of a day for India when our majority will learn the ways of minority. And that is or was a very big reason when I came to social media, is that from day one I've said this, is हमारी सोसाइटी ने जिस दिन माइनॉरिटीज जैसी हमारे यहाँ पे बिहेव करती हैं, जो सब वो मांगती हैं, जो सब उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जिस दिन मेजॉरिटी ने उनके ये छलावे वाले तरीके सीख लिए, उस दिन हमें वी विल बी इन शिट। क्योंकि ये गेटो सिस्टम फिलहाल हमारे यहाँ मेजॉरिटी का इशू नहीं है, ये माइनॉरिटी का ही इशू है। ये एक्स्ट्रा राइट्स लेना, ये भी माइनॉरिटी का ही इशू है। अपनी रिलीजन के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करने देना, ये भी माइनॉरिटी का ही इशू है। अपने ऊपर ज्यादा बेनिफिट्स लेना, ये भी माइनॉरिटी का इशू है। 24 घंटे रोते रहना, ये भी माइनॉरिटी का ही इशू है, जबकि उनको राइट्स के कोई इश्यूज नहीं है इस कंट्री में। हर चीज में अपने सामने वाले को चिढ़ाना एक तरीके से, ये भी माइनॉरिटी का इशू है, ये मेजॉरिटी का इशू नहीं है। यू विल नॉट फाइंड majority talking about Jesus in a bad way. You will not find it. But you will find many Christians, they will say कि these are false gods. मैं तो हैरान हो गई थी कि ऐसे मिशनरीज कैसे उन्होंने हमारी कंट्री में अलाउ करे, जो मंदिरों के बाहर खड़े होके ये बोल रहे हैं कि these are false gods or you will go to hell if you go inside the temple. I was shocked at that. ऐसे ऐसे घटिया मिशनरीज को एंटर कैसे करने दिया।
To say this to somebody else is absolutely, this is the level of intolerance. So this is quite something. So these are not um this is very weird. Okay, anyway, so we are at that. On toleration, Michael Walzer asks, should we tolerate the intolerant? He claims the most minority religious groups who are beneficiaries of tolerance are themselves intolerant. This has been spoken in 1997, and this he is not talking about India. He is talking about societies abroad, where he is very clearly saying the beneficiaries of tolerance themselves are intolerant. मतलब वो खुद तो आपसे tolerance expect कर रहे हैं, लेकिन वो themselves are intolerant. They don't want to tolerate anybody. They don't want your ways. They don't want you around, but they still want benefits. वो चाहते हैं कि लेकिन आप उनकी सब कुछ बकवास चीजें भी आप टॉलरेट करते रहें, लेकिन आप अगर उनसे वो चीज एक्सपेक्ट करें तो फिर वो कहेंगे नो 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 नो, आवर रिलीजन डजंट अलाउ इट. ओके, at least in some respects he's very clear. In a tolerant regime, such intolerant people may learn to tolerate or at least behave as if they have possessed this virtue. So this was a whole lecture. मैंने इसके ये major parts पढ़ लिए हैं. So this is what I thought. So we have Io. Hi Io, how are you? Sorry, I didn't see you. I was just looking at the PPT. हाँ हाय सीसी, मेरा ऑडियो ठीक है ना? आपकी आवाज ना मुझे ठीक नहीं आ रही है. बाकी सबको आ रही है आयु की आवाज ठीक? आयु दोबारा बोल के देखो. हेलो. हेलो, आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं आ रही है. और किसी को आयु की आवाज ठीक आ रही है या मुझे ही खराब आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल? मुझे तो ठीक नहीं आ रही है. सो इफ एनीबडी एल्स कैन, ठीक आ रही है तो आप तो मेरे यहाँ पे इशू हो रहा है. मेरे यहाँ पे एक्चुअली अभी आज इसका इशू चल ही रहा था. जरूर मैं ना अभी 1 मिनट इसको ना लीव करके दोबारा आती हूँ मैं. ठीक है, ओके चलिए, जब तक सीसी आ जाती है तब तक उनके पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. तो पहला उन्होंने कार्ल पॉपर का एग्जांपल दिया है कि द सोसाइटी दैट टॉलरेट्स द इंटॉलरेंस इवेंचुअली लूजेस इट्स वर्च्यू ऑफ टॉलरेंस. मतलब ये है कि एक एक इंच देते जाओगे तो आपको खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलेगी. मोटा मोटा मामला ये है. और इंटॉलरेंट का जो काम होता है वो यही होता है कि टेस्ट करते हैं वो बाउंड्री को. जैसे दो लोग हैं, एक दूसरे के बीच में उनके 5 फीट की दूरी है, उनमें से एक व्यक्ति जो है वो दूसरे की तरफ 1 इंच 2 इंच आगे बढ़ता है. पहला व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, फिर 2 इंच और आगे बढ़ता है, ऐसे कर करके उसके पास आते जाता है और एकदम उसकी नाक के सामने आके खड़ा हो जाता है इवेंचुअली. अब वो क्या करेगा? या तो 2 कदम पीछे हटेगा या वो उसको धक्का देगा कि भाई पीछे हट, यहाँ खड़ा हूँ, हवा आने दे. अगर वो पीछे हट गया तो फिर वो आगे बढ़ेगा और इवेंचुअली या तो परेशान होकर वो भाग जाएगा वहां से या तो सामने वाले को एक घूंसा मार देगा. यही होगा, राइट? तो सोसाइटीज के साथ भी जनरली ऐसा होता है. तो ये कार्ल पॉपर का टॉलरेंस पैराडॉक्स है. फिर इन्होंने जॉन रॉल्स की बात की. जॉन रॉल्स का जस्टिस की फील्ड में बहुत बड़ा काम है. उनके प्रिंसिपल्स जो हैं उनके ऊपर जनरली जस्टिस सिस्टम उसी प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है. तो उन्होंने कहा था कि सोसाइटी के चलने के लिए टॉलरेंस ज़रूरी है, लेकिन जब सोसाइटी की वर्च्यूज़ या सोसाइटी के अस्तित्व या सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पे ही सवाल खड़ा हो जाता है तो फिर टॉलरेंस को साइड में रख के सोसाइटी डंडा उठाती है. और जो डंडे की बात कर रहे हैं वो जस्टिस सिस्टम का डंडा है, यानी कानून का डंडा है. स्टेट अपनी पूरी पावर के साथ आती है फिर वहाँ पे. और तीसरी बात है, इन्होंने माइकल वॉल्जर की बात की है. तो उसमें भी यही रिकमेंडेशन है कि जो आपकी बेसिक वर्च्यू है टॉलरेंस की वो ख़त्म होने का रिस्क है. इसी के बाद एक बात और ऐड कर देता हूँ उसमें, जो थोड़ा सा मॉडर्न टाइम्स में रेलेवेंट हो जाता है. वो निकोलस नसीम तालेब की है. स्किन इन द गेम किताब है, उसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर लिखा है उन्होंने. सीसी. हाँ जी, मुझे अब आ रही है हाँ आवाज. ओके. हाँ, तो निकोलस नसीम तालेब की स्किन इन द गेम बुक है.
रिकमेंडेड बुक है, बहुत अच्छी बुक है, कई सारी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करती है। उसमें से एक जो कॉन्सेप्ट है वो इंटॉलरेंस और टॉलरेंस के ऊपर ही है। उसमें चैप्टर का नाम है द मोस्ट इंटॉलरेंट माइनॉरिटी ऑलवेज विंस। मैं ज़रा सा क्विकली इसको एक बार चेक सर्च करके आर्टिकल आपके सामने ले लेता हूँ। उसका बुक का नाम क्या है? स्किन इन द गेम, स्किन इन द गेम मोस्ट बाय इंटॉलरेंट विंस नाम का चैप्टर है। ये रहा आर्टिकल, मीडियम पे है उनका, ओके। और नाम क्या है नसीम उनका, तालेब राइटर का? का। ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। निकोलस नसीम तालेब। Okay, I'll just put the name of the उसमें book over here. NICHOLASNASSIMTALEB। Okay, इसी पे डालना पड़ेगा मुझे। आप दोबारा बताएंगे? बाय NIC निकोलस हाँ, निकोलस, और आगे सरनेम क्या निकोलस नासिम, NASIM, है? NASIM NASSIM SSIM TALEB, I'm sorry TALEB, तालेब। TALEB ठीक है। There we go. ये लेबनान से है, इन्होंने इंटॉलरेंस को बहुत अच्छे से देखा है। लेबनान में लाइक तीन अलग अलग तरह के माइनॉरिटीज़ है ना, जो हाँ उसमें गवर्नमेंट में प्रोपोर्शनेट सिस्टम से राज करते हैं और तीनों के बीच में झगड़ा होते रहता है। तो वो इन्होंने सोसाइटी को काफ़ी अच्छे से देखा, इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि मोस्ट इंटॉलरेंट माइनॉरिटी विंस। ये उनका आर्ग्यूमेंट है। कहते हैं कि अगर 5%, 4 से 5% भी अगर हो, कोई माइनॉरिटी ऐसी हो जो एकदम रिकल्सिट्रेंट है, जो अपने स्टांस से 1 इंच दे कंसीड करने के लिए तैयार ना हो, तो जो बाकी लोग हैं वो पीछे हट जाते हैं और उसको उसकी बात मान लेते हैं। जैसे परिवार में 2-3 बच्चे हैं, केक आना है, तो एक बच्चा बोलता है चॉकलेट केक, एक बच्चा बोलता है स्ट्रॉबेरी केक, एक बच्चा बोलता है वनीला केक। अगर चॉकलेट केक वाला बच्चा लगातार रोने लग जाए, लगातार धूम धड़ाका मचाने लग जाए, तो पेरेंट्स परेशान होकर चॉकलेट केक ही ले आते हैं और बाकी सबको झक मार के चॉकलेट केक खाना पड़ता है। तो ये है, मतलब उसमें गेम ये है कि आपको कोई शेम नहीं रखना है और बच्चे की तरह भैं भैं करके रोना है, हल्ला मचाना है, और इवेंचुअली यू विल अचीव व्हाट यू वांट। आप एयरलाइन में जाते हैं, आपको हर जगह पे जो फूड मिलेगा कोशर फूड रहेगा। कितने लोग कोशर वाले होते हैं जो एक्चुअली एयरलाइन में ट्रैवल करते हैं? कमर्शियलाइजेशन के एंगल से, कमर्शियल एंगल से देखेंगे तो क्या फ़ायदा है अलग से कोशर फूड रख के? कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो एयरलाइन का तो काम है देने का। लेकिन अगर कोशर फूड नॉन कोशर फूड किसी कोशर वाले को दे दिए तो इतना हंगामा मचाएगा कि एयरलाइन का धंधा चौपट होने का रिस्क है। तो इसलिए वो झक मार के क्या करते हैं कि सबको कोशर फूड परोस देते हैं। तो बट इसी तरह से पनीर भी चलता है आपके पार्टीज में कि भाई पनीर सबको क्यों खाना पड़ता है। ये एक और चीज़ है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब कोई एकदम ही अड़ जाए किसी चीज़ को लेके तो उसको झक मार के सबको मानना पड़ता है, और इसके लिए ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 4-5% की ज़रूरत है। तो ये निकोलस नसीम तालेब का आर्ग्यूमेंट है टॉलरेंस और इंटॉलरेंस के ऊपर। द मोस्ट इंटॉलरेंट माइनॉरिटी विंस। ये आर्टिकल जो मैंने शेयर किया है ना, आप चाहे तो उसको स्क्रीन शेयर भी कर सकते हो। अच्छा, आपने स्क्रीन शेयर तो आपकी नहीं हुई है। आयो नहीं, अगर वो मैं ये कह रहा हूँ चैट पे मैंने डाल दिया है, अगर आप ओके ओके स्क्रीन शेयर करना चाहते हो तो। ठीक है। चैट में कौन सी चैट में डाला है आपने? जनरल ये चैट वाला, में डालता है, प्राइवेट चैट में ये डालता वाला। हूँ। सो आई वुड थिंक जो वो बोल रहे हैं कि द मोस्ट इंटॉलरेंट सोसाइटी विंस माइनॉरिटी for माइनॉरिटी minority wins for a short period of time. What happens is this what I'm talking जो ये बात हो रही है, and this is the difference I'm seeing कि जो most intolerant wins, the dictate the minority wins is a short term thing. मतलब ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, because when you talk about societies we don't talk about 100 years or 50 years. सोसाइटीज की जब प्रोग्रेशंस की बात होती है और चेंजिंग की बात होती है, you're talking about decades, centuries. तो I what I would say is कि for the time being,
40, 50, 60 years तक probably this could work, but eventually what happens is the majority, and this is also a human behavior जिसके बारे में Karl Popper was also talking about, कि what happens is eventually human beings as people learn. वो ये देखते हैं कि अगर सामने वाला रो रहा है और वो रोकर वो अपने काम करवा रहा है, तो क्या करेंगे कि इवेंचुअली सब रोना सीख जाएंगे. एंड दैट इज really quite a thing which eventually shapes the society, and that will shape the society, कि eventually लोग रोना सीख जाएंगे और फिर उसको इग्नोर करना भी सीख जाएंगे, and that is worst situation either side. रोना सीख जाएंगे because you're eventually making your whole society, you're giving them a bad habit, जो अभी हम इस समय भारत में काफी हद तक ये देख रहे हैं इशू, कि कई बार लोग ये कहते हैं कि अरे उन्होंने भी तो ये करा है, या व्हाट अबाउटरी चालू हो जाती है. दूसरी चीज मैं देखती हूँ कि ऑब्वियसली नाउ दे आर लर्निंग इज कि जब कोई जेन्युइन कंसर्न्स होंगे उस सोसाइटी के, तो वो भी इग्नोर होने स्टार्ट हो जाएंगे. वो उसी मोस्ट इंटॉलरेंट सोसाइटी की जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, क्योंकि जो उनके अनजेन्युइन, ये जो रोना धोना था उनका जो था, वो बिल्कुल अनजेन्युइन डिमांड्स पे था. तो द सोसाइटी विल कंप्लीटली लर्न टू लीव देम अलोन, या फिर उनको उनके हाल पे छोड़ना शुरू कर देंगे, एंड दे probably would suffer the most in this. This is long term, I'm saying. That is how the human society in general will behave. So this is just the way humans are. So this is very important to understand. To create a tolerant society, it is very important कि amalgamation of society में हो and ghetto systems नहीं हो. अब जैसे मैंने कहा था कि पीछे उन्होंने कहा कि कितना बड़ा हल्ला मच गया कि मंदिर ने कहा कि इन परिसर में हिंदुओं की दुकानों में मुस्लिम्स नहीं बेचेंगे, लेकिन उससे बड़ा हल्ला उससे पहले मचना चाहिए था, क्योंकि हिजाब रो की जजमेंट आने के इमीडिएटली बाद जो वहाँ पे मुस्लिम्स थे उन्होंने 2 दिन का बंद रखा, और उनके 2 दिन के बंद के चक्कर में उन्होंने हिंदूज की शॉप्स भी बंद करवाई और मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली मना करा जाके हिंदुओं के यहाँ पे नहीं खरीदना. They asked the Muslims to boycott Hindu shops. This is what happened before the temple people intervened. Not many people know about it. तो हल्ला तो उसी समय मच जाना चाहिए था. और उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक गंदा आइडिया, जो खराब आइडिया था, जिस पर उन्होंने इम्प्लीमेंट करा, उन्होंने उठाकर वो आइडिया अपनी मेजॉरिटी को दिया कि वी विल बॉयकॉट यू इफ यू डोंट लिसन टू अस. And the majority turned back and did exactly the same thing with them and said, okay, you will boycott us, we will also boycott you. And that is an issue. So what is happening is this intolerant society, this intolerant minority is teaching intolerance to others, and that is eventually going to become a huge issue. ये बहुत ही बड़ा issue होगा. That is what worries me most. But देयर इज नो रनिंग अराउंड विद इट. अगर इसका सबसे एक इजी सोल्यूशन ये है कि इसके बारे में बात हो, और बात हो रही है, यू नो, एवरीवेयर. लाइक कार्ल पॉपर सेड दैट यू विल हैव टू काउंटर देम विद रैशनल आर्गुमेंट्स. और ये चीज हम देखते रहते हैं कि बहुत सारे रैशनल लोग even in the minority religion are coming out and they are speaking out very freely, which is brilliant. They are obviously getting a backlash, but they are voices and they are coming to counter almost every single thing we are hearing from the fanatics or the intolerant minority. तो intolerant minority के जो evolved or educated part है, that is coming out, which is brilliant, and this is basically what we really want down the lane. अब इसी के ऊपर मैंने 1-2 चीजें और देखी थी. अब क्यों, क्योंकि आई स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कि राइट्स के बारे में बात हो रही है, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट द हेल इज हैपनिंग. तो यहाँ पे एक अल जजीरा का प्रोग्राम था, और ये मैंने फ्रॉम इस्लाम क्यूए वाली एक वेबसाइट है, इट्स अ गुड वेल नोन क्वेश्चन आंसर्स की वेबसाइट है. उसके अंदर ये बहुत पुराना नहीं है, 1999 इज लाइक 20 years ago. तो दिस इज अ वेरी वेल नोन स्कॉलर. तो उन्होंने काफी क्लियरली कहा कि he was talking about Dar al Islam and Dal al Harb. So basically India is Dal al Harb. There is another third one जो उन्होंने अभी recently create करा था, where peacefully Muslims will live, and they want to classify India in that. But basically what is being taught is that he would refer any non-Muslim domain as Dal al Kufr.
or Dalar Harb, even if there is no current war going between them and the Muslims. This is what is happening. So this is the severe divide which is constantly happening. और Dal al-Islam वो तब होगी when it is basically going to be a Sharia country, which is really अरे ridiculous. दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम कह रहे हो ना आप? Oh, Darul Harb, yes. Oh, Darul है ये, okay. Sorry. I'm like, ये मैंने इस्लामिक वेबसाइट इसमें दरल लिखा है, दारुल, okay, दारुल हर्ब. Yes, I'm talking about दारुल हर्ब. तो दारुल हर्ब और दारुल कुफ्र भी है, क्योंकि यहाँ पे तो बिकॉज यहाँ पे पीपल आर नॉट पीपल ऑफ बुक, जो यहाँ की मेजोरिटी है, दे आर नॉट द पीपल ऑफ बुक. पीपल ऑफ बुक होने के लिए या तो यू हैव टू बी अ जू और यू हैव टू बी अ क्रिश्चियन. हियर पीपल आर, यहाँ पे ये दारुल कुफ्र है, ये इट्स द अबोर्ड ऑफ अनबिलीफ. तो ये बड़ा इशू है. सो मैं अब ये जो इंटॉलरेंस की बात आ रही है, तो ये इंडोनेशिया की 2012 की न्यूज़ है. अब मैं और भी ग्लोबल इंटॉलरेंस डालने वाली थी, लेकिन फिर मुझे लगा इट इज जस्ट गोइंग टू, यू नो, एवरीबॉडी नोज व्हाट्स हैपनिंग. सो बट सीसी व्हाट वो आई एम, कमेंट प्लीज हटा लीजिए, ये वाला जो आपने हाईलाइट किया ना, हटा दो उसको. हटा दो, स्क्रीन पे घेर रहा है जगह. ओके, अच्छा वो वाला, ओके, सॉरी, हाइड करंट कमांड, ओके, मुझे लगा वो वाला बोल रहा है. सो ये बेसिकली इंडोनेशिया में हुआ था, और इसमें आप देखिए एक अगेन यू आर गोइंग टू सी द सेम पैटर्न. तो यहाँ पे चर्च के ऊपर अटैक करा गया था. सो अ मुस्लिम मॉब अटैक्ड द चर्च on the outskirts of the capital. तो मॉब ने क्या देखा, अब दोबारा एक बात देखिए यहाँ पे. The mob hurled stones, bags of urine, death threats at the congregation. The church was only half built when it was attacked. ठीक है, पास्टर वेट कर रहे थे, और ये दिस इज द अल्ट्रा कंजर्वेटिव मुस्लिम. ठीक है, ये इंडोनेशिया की बात है. यहाँ पे अब जो वर्सेस है होली बुक्स में, वो काफी बार, अब ये भी देखिए, ये भी एक इंटॉलरेंस है. देखिए, LGBT go to hell, LGBT, you know, अब मैंने अब नॉट पिक्ड अप इंडिया, नहीं तो फिर बड़ी कंट्रोवर्सी सी हो जाती. बट ये क्रिश्चियंस में भी इशू है. एंड मैंने पिछली 2-3 हफ्ते पहले, प्रॉब्ली पिछले महीने मैंने एक स्ट्रीम करी थी, जिसमें आई बेसिकली डिड मेंशन गोवा में किस तरह से LGBT बच्चों को टारगेट करके उनको एक सर्टेन चर्चेस के रन इंस्टीट्यूट्स में भेजा जाता था, जिसमें बच्चों ने सुसाइड कर लिया. They were given electric shocks at their private parts to treat them. So they were considering homosexuality as a disease, and उनको drugs दिए गए. And these kind of posters in today's modern day, this is really a issue, क्योंकि ये this is severe intolerance, because generally a person's gender orientation is a lot to do with the hormone release, and we do already understand and we know कि हमारे यहाँ पे third gender है, इसकी कोई denying नहीं है. Since every single species has specific male and female gender, there are genetic makeup where a individual will exhibit both male and female traits equally, क्योंकि the hormone release is equal of a male hormone and a female hormone. That is just the way the gender has been made, and that is very normal. It is a part of our society. तो ऐसे में to treat it like a disease is a very, and the holy books ask for it. The problem is the holy books ask for it. They ask for this discrimination. They ask for these people to be stoned, to be burned, to be killed, and to take that intolerance और उसे आज की डेट में ऐसे posters लगाना, because you very well know these are like, अगर ये colored images हैं, they're very well in today's dates images हैं. So there are instances of countries, especially Islamic countries, जहाँ पे stoning to death, honor killing इतनी ज़्यादा हो रही है, ये सब चीज़ें, people are so scared कि किसी को गलती से पता ना चल जाए कि, you know, they try to leave those countries. कभी हमने इंडिया में ऐसे instances नहीं सुने. So we definitely don't have this issue. Our majority is very tolerant about all this. We have not heard all this bullshit. एक और बड़ा इशू चल रहा है बिलीफ सिस्टम का, कि कॉन्स्टेंटली देखिए कि वी वांट टू एस्टैब्लिश अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने के लिए लोग पोस्टर्स ले लेके खड़े होते रहते हैं. इस्लाम विल डोमिनेट, डेमोक्रेसी विल गो डाउन. ये दीज आर नॉट एनीवेयर एल्स, दीज आर पोस्टर्स ऑफ यूएसए, दे आर पोस्टर्स ऑफ यूरोप.
And this is really ridiculous because they want an establishment of a rule system जिसके अंदर से generally लोग खुद ही भाग रहे होते हैं. Even in India, nobody wants the implementation of Sharia law. They only want implementation of Sharia law to the point where the female rights are abused. All the female women rights के सारे जहाँ पर भी abuse है, only till that limit it is required. उसके बाद nobody, not I do not see even one person saying हमने चोरी, इसने चोरी करी, इसके हाथ काट दो, ये वहां गया था, इसके पैर काट दो, इसने उसे गंदी नजर से देखा, इसकी आंखें निकाल दो, because that is all part of Sharia. इसे स्टोन करके मार दो. They don't want all this. But so this is where, and now what the other thing it does is it promotes a ghetto culture. The intolerant society wants to live together because then they become bullies. So this bully behavior होता है क्योंकि वो एक ghetto बना लिया उन्होंने. जब जरूरत पड़ेगी और उनको लगेगा कि उनका ghetto, this society becomes like an organism, and it is constantly into this predator mode. तो अपनी टेरिटरीज मार्क करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे एक वो होगा जो हम बोलेंगे, अच्छा खराब एवरीथिंग. एंड दिस इज व्हाट वी हैव जस्ट रिसेंटली सीन, एंड दे आर वेरी क्लियर दैट it is unsafe for others to enter. Recent riots in India have literally seen this. इसमें political angles हैं, एंड बट इसके अंदर एक बहुत नोटिस करने वाली बात यह है कि रिलीजियस माइनॉरिटी को कितनी जल्दी मोबिलाइज कर दिया उनके रिलीजियस लीडर्स ने. They had, and the two very important things थी, या तो उनको, so and I've written it down, with no fear of consequence, and this can only be achieved if they have safeguarding from conviction. कि अगर उन्हें पता है कि अगर वो फंस भी गए तो निकल जाएंगे, और no fear of repercussions, इनको कुछ नहीं होगा. इसके अलावा कोई थर्ड तरीका है ही नहीं. One thing more I want to get on to notice is the sponsored terrorism. तो अभी ये एक letter recently came out, and this is still under it is still under investigation by police, so I'll already let everybody know. But ये मैंने news article इसीलिए उठाया था. This is Times Now का news article है. इसके अंदर there is a Islamic terrorist group which has threatened, and this is it has links to Pakistan. They have threatened to kill every single Kashmiri Hindu. They are not supposed to be living in the valley. जो भी वैली में आएगा, कश्मीर में आएगा, they will kill everybody. And this was really ridiculous, because that is if you look at the Kashmiri Pandits, they are the smallest religious minority in Kashmir. As of now, they're less than 1%. And still to threaten them like that, it was really ridiculous. And obviously the police, as you just said, it doesn't seem to be real, but the police are taking precautions. And something similar to this was happened in 2016 as well. And the police is getting very cautious. They are not taking it lightly at all. And it is a very menacing letter. It says neither Modi nor Shah will be able to save you. Every Kashmiri Hindu will die. Kashmir is only for those who believe in Allah and His Messenger. Every Kashmiri Hindu is a threat for an Islamic Kashmir. Quran is clear that the one who does not believe in Allah and His Messenger deserves to be killed. And apparently it is what the holy book say, like I said. So this is the letter, and I was very shocked. The only problem is that, because I have heard this from a few people, and alt ne bhi bola tha, no, this is a fake letter. For now I have just said this is under investigation by Kashmir police. They are investigating it, and they have upped the security and for the Kashmiri Pandits. But the problem is that similar letters were written for years and years and years, and this cannot be denied. This cannot be denied कि ये letters ऐसे लोगों के घरों के बाहर उनको मार्क कर करके लिखे गए थे, which is absolutely unacceptable. ये acceptable है ही नहीं in today's society. And the second thing is that they did give an open threat to Kashmiri Pandit, and even recently जब I think Vivek Agnihotri and his team went to Kashmir to make the movie over there, also उनको constant fatwe मिल रहे थे, even on making the movie, that you will not make a movie on this matter. So this is, we're not talking about, ये तो पिछले 2-3 साल की बात है. Then this, even the same thing, the call to convert, this madness of conversion, this absolute virus of conversion is just beyond me. So either you convert or you die.
And the other problem is, they said, and I was having a conversation that if that this letter could be fake. The problem is that even if the letter is fake or not fake, which I frankly I'm not going to comment on right now, there have been over 35 ruthless killings in past 2 years, and generally a lot of them have been marked and then killed. And anybody who has been from the government or who has been supportive of the Hindus are also targeted. And these are all politically motivated groups, all of them. And they are all using, and not since now, they have been using religious texts to justify human rights abuse, crimes, murders, rapes. I mean, like, what is the most inhuman torture? मतलब कब एक इंसान जानवर बन जाता है एक किताब को अपने हाथ में लेकर? That is basically what it is. Basically that is what, and it is just absolutely heart-wrenchingly shocking for me to see that this is still happening. So that is all the slide, unfortunately, today. I do not because I would rather just talk with you guys on so ये एक इंटॉलरेंस का पंगा चल रहा है हमारे यहाँ पे. So if anybody wants to join in, please feel free. Now the solution. So Mahadev ji, I will not comment in saying all religions are same. I have never said that all religions are same. पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है. I say all Abrahamic religions definitely teach a huge us versus them issue. This is a huge problem with Abrahamic faiths, अच्छा and I सीसी just cannot do anything about it. That is just एक that the kind of कॉन्सेप्ट feeling और it दिखा is. देते हैं लोगों को. I'm sorry. एक कॉन्सेप्ट और दिखा देते हैं. मैंने जी. प्राइवेट चैट में ये डाला है, इस्लाम Q&A का Okay. एक लिंक डाला है, उसको दिखा दीजिए. मैं तो हैरान हो जाती हूँ जब मैं आई गो ऑन दीज द क्वेश्चन आंसर्स. मैंने लास्ट टाइम इस पे एक क्वेश्चन आंसर था कि which was very shocking was should a Muslim buy things from non-Muslim. मैंने हाँ, याद उसी है के आपको बारे पिछली में बार है. हमने करा था. उसी के बारे में है ये. ये लीजिए. मैं विजिबल ये है कमेंट लोगों हटा दूँ को? अभी? हाँ, हटा दीजिए. ओके. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है अल वला वल बरा. ये सलफ़ी लोगों का काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है और ये प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं. ये है लॉयल्टी एंड डिसअवोवल. अब ये डिसअवोवल क्या होता है? लॉयल्टी टू योर ओन, डिसअवोवल ऑफ एनीवन एल्स. ये कोर आइडिया है. ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें नीचे जाएंगे उसमें पूरा कुरानिक वर्सेस या इसे हदीसें वगैरह दे के इन्होंने उसके लिए एविडेंस दिया. फिर आप नीचे मुझे बोल देना कहाँ पे रुक जाऊँ मैं. हाँ हाँ, मैं बताता हूँ कहाँ पर रुकना है. जो जिस पैराग्राफ में ये लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉयल्टी एंड डिसअवोवल. एक्चुअली इसको तो आप शुरू से भी पढ़ ये रहा. हेडिंग है. हाँ, हाँ ये जी, ये यहाँ आ पे गया. ये इसका मैं टेक्स्ट पर क्विकली पढ़ देता हूँ. तो सेकंड पैराग्राफ में समवन वाज आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट and to whom it does apply, and is it permissible to take the disbelievers as allies and friends. मतलब ये है कि डिसबिलीवर्स को आपको अपना साथी बनाना है, दोस्त बनाना है, उनको उनके साथ ट्रांजैक्शंस करने, बिजनेस करने हैं. तो क्वेश्चन जिनसे किया गया था उन्होंने कहा व्हाट इज मेंट बाय लॉयल्टी एंड डिसअवोवल अलवला वलबरा is loving the believers and taking them as allies and friends, and hating the disbelievers, regarding them as enemies, and disavowing them and their religion. तो ये उनका आंसर था. यहाँ पे रुक जाते हैं हम लोग. तो ये अल वला वल बरा का जो कॉन्सेप्ट है ये सिंपल है कि घनघोर ट्राइबलिज्म है कि हमारे ट्राइब में जो है उनको ही दोस्त और उन्हीं के साथ ट्रांजैक्शन करना है और बाकी सारे लोगों से हेट करना है इन द ग्लोरी ऑफ अल्लाह. तो ये इन लोगों का सलफ़ी लोगों का कॉन्सेप्ट है. तो आप इसको इंटॉलरेंस की कैटेगरी में नहीं डालोगे तो और क्या करोगे? यानी ये बिल्कुल ट्रांजैक्शन भी करने को तैयार नहीं है, लोगों से बात करने को तैयार नहीं, उनसे दोस्ती करने को तैयार नहीं है.
ये सलफ़ी हम्म। लोगों के हार्डकोर कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर इसको What अप्लाई करने को चलें तो फिर बर्बाद हो जाएंगे। नहीं नहीं, बर्बाद तो चल ही रहा है। अब आप ये लगा लीजिए कि अभी रिसेंटली आई रेड somebody and this is like a very good Muslim friend of mine was telling me. So she obviously she doesn't think ये जितने भी concepts हैं, she is very against them. So उसने मुझे कहा था कि when I was talking to her, मैंने कहा कि you know तुम्हारे यहाँ भी तो दशवांश and charity का इतना concept है. She's like, what you don't know इसकी हमारे यहाँ की जो चैरिटी है वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है। वी आर नॉट अलाउड, जो रमजान पे जो चैरिटी की बात करते रहते हैं सारे कि इट इज अ मंथ ऑफ चैरिटी, वी आर नॉट अलाउड चैरिटी फॉर नॉन बिलीवर्स। आई वाज सो शॉक्ड, आई कुड हैव जस्ट लाइक फेल ऑफ माय चेयर जब उसने मुझे बताया। सो आई इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि ये इशू क्रिश्चियंस में चैरिटी का नहीं है। ऐसा नहीं कि चैरिटी इज नॉट अलाउड फॉर नॉन क्रिश्चियंस, ये है कि चैरिटी इज फॉर एवरीबडी, बट यू आर नॉट अलाउड कि आप पर्सनल रिलेशनशिप्स उनसे बनाएं, उनके साथ खाना वाना मत खाओ। चैरिटी का कोई इशू नहीं है, चैरिटी करना है करो, बिकॉज यू नो क्योंकि ऑब्वियसली क्रिश्चियंस डू कम फ्रॉम अ लॉट ऑफ नॉन बिलीवर्स, दे गेट कन्वर्टेड। तो चैरिटी का इशू नहीं है, इशू इज दैट आप उनको मतलब देयर गॉड्स आर सैटानिक, ये सब चीजें आर वेरी क्लियर। उनका खाना नहीं खाना, उनके साथ शादी नहीं करना, और रिलेशनशिप नहीं करना, यू नो दैट काइंड ऑफ फ्रेंड्स नहीं बनाना, ये कॉन्सेप्ट ज्यादा है। बट चैरिटी वाला कॉन्सेप्ट, आई वाज सो शॉक्ड टू हियर कि चैरिटी अलाउड नहीं है। आई वाज लाइक यू आर जोकिंग। लाइक नहीं, चैरिटी अलाउड नहीं है। कहती है और कोई मुझे बता दे। सो आई एक्चुअली शो अच्छा, इट। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये सलफ़ी लोगों का कॉन्सेप्ट है। सलफ़ी आर हार्ड लाइन सेक्ट ऑफ सुन्नी, राइट? जो एकदम मतलब वो रियासत मदीना वाले एरा में रहना चाहते हैं। उन लोगों को काफ़ी चीज़ों से नफरत है। प्रॉब्लम इनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनकी जो आइडियोलॉजी है वो फैल रही है इधर सब कॉन्टिनेंट में, सलफ़ी लोगों का, और वो यहाँ के कचरा फैला रहे हैं। ये असली प्रॉब्लम है। अपने वहाँ पे इस्लामिक वर्ल्ड में तो उतना ज़्यादा शायद उनका फैल नहीं रहा है, लेकिन इधर ये आके फैला रहे हैं सब कॉन्टिनेंट में। और कुछ काफ़ी हद तक के वहाँ पे भी इंडोनेशिया में भी कचरा कर कर रखा है सलफ़ी वाले लोगों ने। एक बंदा अच्छे करके उनकी प्रोविंस है ऑटोनॉमस, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी गू फैला रखा है। अब ये है मतलब ये इस तरह का आइडियोलॉजी अगर फैल जाएगी तो पूरा सिस्टम बर्बाद होने का रिस्क है। ये मेरा पहला एक था कॉन्सेप्ट। अब दूसरा देखते हैं जो सॉर्ट ऑफ काउंटर है। देखिए, ये जो फ्रेमिंग है टॉलरेंस इंटॉलरेंस वाली, ये आती कहाँ से है? इंट्यूटिवली अगर आप मुझे आंसर देना चाहेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? टॉलरेंस इंटॉलरेंस वाला मतलब कहाँ से ये आइडिया आता है? इंट्यूटिवली अगर आपको इंस्टिंक्टिवली आंसर देना हो सीसी, तो कहाँ से आप देंगे? कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कि नॉट कि मत करो उनके लिए, या जो डिवाइड कर रखा टॉलरेंस और इंटॉलरेंस का जो फ्रेमिंग है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आता है? है। सी रफली इट अगर इज देखेंगे तो द फ्रेमिंग ऑफ टॉलरेंस एंड आई एम सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर आप हिस्ट्री में जाओगे हम्म। और फिलॉसफी वगैरह को देखोगे हम्म। तो ये कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है? ये किस एरा में आप सबसे पहले इसका टेक्सचुअल एविडेंस पाते हो? और इनटॉलरेंस ये का या टॉलरेंस का? टॉलरेंस इंटॉलरेंस दोनों का ही, टॉलरेंस वगैरह का सी कब ये मतलब बाइबल में सोसाइटी में तो आना फ्रॉम चालू हुआ था? बाइबल में तो फ्रॉम लिटरली फ्रॉम द स्टार्टिंग है। लिटरली फ्रॉम लाइक मोसेस जैसे ही हम्म स्टार्ट हो जाता है एक्सोडस में, वैसे ही शुरू हो जाता है। द ट्रीटमेंट कंप्लीटली गेट्स डिफरेंट। तो आप जैसे ही उसमें पढ़ना शुरू कर देते हो तो इट इमीडिएटली स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट इजिप्शियंस, हाउ क्रूअल दे वर, यू नो जैसे उनको मिसट्रीट कर रहे थे। जबकि इसका कोई हार्डकोर एविडेंस अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि इजिप्शियंस वर वेरी meticulous in record making। तो उनकी तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैव बीन लाइक एज इज, एंड उन्होंने हम्म स्लेव्स के बारे में भी बड़े मेटिकुलस रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद भी बिब्लिकल बातें जो है दे डू नॉट, वो उससे मेल नहीं खाती। तो लेकिन बाइबल टॉक्स अबाउट टॉलरेंस एंड इंटॉलरेंस प्रीटी मच फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली, लाइक आई सेड फ्रॉम मोसेस। क्योंकि मोसेस के बाद से ही हम्म पीपल ऑफ गॉड आप जो सुनना शुरू करते हो वो तब से सुनना शुरू करते हो। एंड द प्रॉब्लम इज गॉड इज लाइक दैट। तो टॉलरेंस गॉड में ही नहीं है।
मतलब द गॉड इज इंटॉलरेंट कंप्लीटली टू द पॉइंट कि मोसेस को वहां हाँ से निकालने के लिए, मतलब, और मैं आज ही मेरी मॉम से इस बारे में आर्गुमेंट हो रही थी व्हेन शी वाज टेलिंग मी कि हैरोल्ड ने बच्चे मरवा दिए थे, जब उसको पता चला था कि बेसिकली जीसस होने वाला है, तो उसने बच्चे मरवा दिए थे, तो इसलिए मैरी लेफ्ट विद जोसेफ। तो शी वाज टॉकिंग लाइक, आप, मैंने कहा, एंड आई वाज टेलिंग हर, आप मुझसे बच्चे मरवाने की बात कर रहे हो, मोसेस को वहां से निकलवाने के लिए खुद गॉड ने उसको कहा था कि मैं सारे बच्चे मरवा दूंगा, और मैं सिर्फ इंसान के बच्चे नहीं मरवाऊंगा, मतलब इजराइलियों के अलावा सारे इजिप्शियंस के बच्चे मरवा दूंगा, सारे जानवरों के भी बच्चे मरवा दूंगा। So my mother was अच्छा shocked. हाँ, लेट्स कम टू जीसस, क्योंकि जीसस उसी लीनेज में आ रहे हैं। तो डज जीसस टॉक अबाउट टॉलरेंस इन टर्म्स ऑफ सोशल ग्रुप्स? See, Jesus constantly does talk about tolerance. I will not deny that. इसमें कोई दो राय नहीं। वो Constantly मतलब आप पॉलिटिक्स न्यू का एंगल है टेस्टामेंट में उसमें? पॉलिटिक्स का एंगल वहां पे आप देखेंगे, जब आप ये देखेंगे कि वो रोमन्स के अगेंस्ट नहीं बोलता है, तो न्यू कुछ टेस्टामेंट हो रहा डजंट है हैव। जुल्म तो आप टॉलरेट क्यों? वो पर्सनल व्यू है, स्पिरिचुअल व्यू है कि सी, पॉलिटिकल व्यू है? ये पॉलिटिकल व्यू ही होगा क्लैरिफाई ना, कर देंगे? क्योंकि पॉलिटिकल व्यू ही होगा, क्योंकि रोमन्स उनको रूल कर रहे थे उस समय, पावर में उस समय या तो रोमन्स थे, या फिर जूस के जो रिलीजियस, जो क्या बोलते हैं उनको, जो जो जूस के प्रीस्ट्स होते हैं, वो जो सिनेगॉग्स में होते हैं, या तो क्या बोलते हैं उनको, आई डोंट रिमेम्बर एट द टॉप ऑफ माय हेड, बट बेसिकली जो जूस के जो प्रीस्ट्स होते थे, वो उनकी जो पर्सनल सोसाइटी थी उसके हेड थे, लेकिन दे वर बीइंग रूल्ड बाय रोमन्स। येट जब बात टिथ देने की आती है, कि जो जो टैक्सेशन होती है रोमन्स को देने को, जो ही ओपनली सेज कि जो जो रोमन्स का, वो रोमन्स को दो। ही डजंट से कि टैक्सेस के अगेंस्ट नहीं बोलता, नॉट वंस ही स्पीक्स अगेंस्ट द रोमन्स, व्हिच इज वेरी अनयूजुअल। सो that is why, मतलब, when it comes to personally talking to people, yes, Jesus does speak about patience and tolerance, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, तो He, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो लाइक जीसस एट एन इंडिविजुअल लेवल बोलता है, सोशल लेवल yes, पे मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आप उसको सहन कीजिए, yes, बिकॉज आई विल रिवॉर्ड यू इन द नेक्स्ट लाइफ, इस तरह का। after that, हाँ, इसमें हाँ, कोई दो राय नहीं है, वो बल्कि उस on तरह the का पर्सनल contrary, कॉन्सेप्ट, सोशल सोशल वाला उतना एविडेंस मुझे दिखता नहीं है, और वो on उसको the और आगे contrary, अगर हम लोग एक्सप्लोर करें। ऑन द कॉन्ट्री, आप पता है अपना क्या पॉइंट प्रॉब्लम दीजिए। इसमें, और एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उस सोशल जगह में स्लेवरी चल रही है, और वहां पे जीसस स्लेवरी तक को टॉलरेट करने के लिए ही इज टॉकिंग अबाउट, व्हिच इज वेरी रिडिकुलस टू द प्रोबेबली हाईएस्ट विमेन लेवल। वगैरह के बारे में भी होगा कुछ, राइट? आई एम सॉरी। विमेन वगैरह के बारे में होगा, क्योंकि यस यस, जो टोटली women also have to be under men, subjugation की constant बात है इसमें। Bible is तो clear about सोशल कि women मतलब, cannot हाँ, even get up and talk in public areas. It is not allowed. As per the Bible, it is not allowed. तो ये हम लोग क्लियर कर सकते हैं, मोटा मोटा रफली हम लोग देख सकते हैं कि जो टॉलरेंस है जीसस की टीचिंग्स में वो इंडिविजुअल लेवल के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, सोशल कंटेक्स्ट में बिटवीन ग्रुप्स उतना ज़्यादा दिखता नहीं है हमें विजिबल। क्योंकि एक और हम लोग थॉट लगा सकते हैं कि जीसस जिस टाइम पे थे वो माइनॉरिटी में थे, और प्रोबेबली इतनी फोर्स में नहीं थे कि वो अपनी चीज़ें अप्लाई करवा सकें फोर्सफुली, राइट? लेकिन अगर आगे जाके देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स हैं, वो सोशल उसमें सोशल कंटेक्स्ट में इंटॉलरेंस को ज़्यादा फॉलो कर रहे थे, जितने भी अदर व्यू पॉइंट्स थे उनको वो सप्रेस करने की कोशिश करते थे। See, and तो I'll tell you why. See, and ये इसके भी काफी reasons हैं. To begin with, Jesus, and now the modern day Christians actually do not read the Old Testament to begin with. So जो older time Christians थे, they actually used to read the Old Testament, and even Jesus himself said कि Old Testament को मैंने खारिज नहीं करा है, उसकी teachings are standing and valid. So they kind of took it forward. ठीक है, उसके अंदर इस गॉड का नाम स्प्रेड करने के लिए आपको जो करना था, आपको करना अलाउड था, चाहे आपको लोगों को मारना था, आपको वहां जाके लोगों वहां पे एज पर, बिकॉज एंड नाउ दिस इज द ओल्ड टेस्टामेंट, उसके अंदर आपको, आप जाकर जहां पर भी जाते थे, आप वहां के आदमियों को खत्म कर देते थे, वहां की औरतों को स्लेव्स बना लेते थे, फिर आप उनसे बच्चे पैदा करते थे और उन बच्चों को आप अपना फेथ सिखाते थे। तो बिकॉज जीसस सेड द ओल्ड राइटिंग्स आर वैलिड,
Do not think I have come to make those old writings invalid. ऐसा he was very clear. तो अब तो प्रॉब्लम है कि in today's date अब हो चुकी है वाइट वॉशिंग. तो अभी आज के डेट के क्रिश्चियंस को ये पता ही नहीं है कि जीसस हिमसेल्फ हैज सेड कि तभी वो 10 कमांडमेंट्स पढ़ के सब हैप्पी होते रहते हैं. उसके आगे पीछे कोई कुछ पढ़ता ही नहीं है. मतलब खैर वो तो उनके लिए तो क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री काफ़ी है, तो एग्जैक्टली. वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. हमारे यहाँ वाले लोग अलग फ्रेमवर्क से आते हैं तो उनको पता चल जाता है कि क्या बुलशिट पेला जा रहा है. एब्सोल्युटली. खैर अब ये बात है, हम लोगों ने ये क्लैरिफाई कर लिया. अब लोगों को लग रहा है वो इतना लंबा क्यों पेल रहा है ये, तो मैं ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि टॉलरेंस की जो फ्रेमिंग है वो कहाँ से आ रही है. अभी हम लोग वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं. हम लोगों ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि लाइक ओल्ड स्क्रिप्चर्स थे, उसमें ज़्यादातर टॉलरेंस की सोशल कंटेक्स्ट में जगह नहीं थी. और अगर हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट में जाए तो पर्सनल लेवल पे भी टॉलरेंस की जगह नहीं थी. जीसस आए, उन्होंने थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे टॉलरेंस प्रीच किया. वहाँ वहाँ थोड़ा सा क्लैरिफाई. सोशल लेवल पे अभी हम लोग बिटवीन ग्रुप्स टॉलरेंस नहीं देख रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग आते हैं एनलाइटनमेंट एरा की तरफ. और ये वो एरा है जहाँ पे एक्चुअली टॉलरेंस सोसाइटी में डालने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे चर्च और उसका सेपरेशन हो रहा है, चर्च और स्टेट का. अब यहाँ पे बात होती है कि स्टेट कहता है कि आई विल टॉलरेट एवरी ओपिनियन एंड द ऑन चर्च माई रिफ्यूजेस. अथॉरिटी. हाँ. चर्च ने रिफ्यूज कर दिया था. दैट वाज अ ह्यूज स्ट्रगल फॉर हाँ, वो चर्च एक टू गिव अप हिज स्ट्रगल था पावर. स्टेट और वाज उसके बीच में. खूब तगड़ा. एंड नॉट वही बात है. और ये स्ट्रगल अभी तक चल रहा है. किसी को गलतफहमी ना रहे कि चर्च डजंट ट्राई टू कम बैक और चर्च डजंट ट्राई टू गेट इनटू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. वेरी मच द चर्च ट्राइज टू गेट इनटू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. आप तभी बार बार लोगों के अभी आप देखना एंटी अबॉर्शन बिल जो आया वहां पर कहाँ पे आया था. मैसाचुसेट्स में आया था शायद. पता नहीं कहीं पर. तो यूएसए में एंटी अबॉर्शन बिल आया था. फिर जिसको उन लोगों ने वापस ले लिया क्योंकि गर्ल्स वहां से जा जाके दूसरे स्टेट में जा रही थी अबॉर्शन के लिए. कनाडा में जाके अबॉर्शन करा लेंगे बॉर्डर स्टेट वाले लोग. हाँ क्रिमिनलाइज कर दिया था. टैक्सी जो बल्कि जो टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह थे वो तक वो उनको भी अगर पाया जाएगा तो दे विल आल्सो बी क्रिमिनलाइज्ड. सो व्हाट इज एंटी अबॉर्शन बिल. दे वर reciting the Bible. That is Bible. That there is no right to life in this. ये basically they are biblically they can't they go basically they just trying to enforce Bible. That's all. तो आप ये देखिए अभी तक इसके असर हैं. ऐसा मत समझिए कि church has left its position. Church still wants to get into politics. This is also a political system. Political लोग कहते हैं ना political Islam. नहीं जी, politics is a lot into church also. Christianity भी is a huge thing with politics. A lot. चलिए यहाँ पर हम लोग अब पहुँच गए हैं एनलाइटनमेंट एरा, जहाँ पे स्टेट और चर्च का डिवीजन हो गया है और द वर्च्यू ऑफ टॉलरेंस सोसाइटी में प्रीच की जा रही है. यहाँ पे फ्री स्पीच की बात भी अब आगे जाके होने लगेगी कि डिफरेंट तरह के ओपिनियंस को अलाउ किया जाए एग्जिस्ट करने के लिए. और स्टेट गारंटी लेता है कि आई विल प्रोटेक्ट एवरीवन. पहले ऐसा होता नहीं था, क्योंकि टॉलरेंस के लिए प्रोटेक्शन स्टेट की तरफ से आनी चाहिए. राइट. अभी Yes, इस exactly. फ्रेमिंग पे. कार्ल हाँ. पॉपर भी यही बात कह रहे हैं ना. और जॉन राउस भी कि the state has to guarantee security under freedom of speech. राइट. अब इस फ्रेमिंग के साथ में हमारे यहाँ वाले लोगों को इतनी अच्छा आसानी से समझ में नहीं आती, क्योंकि टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि मैं तुमको झेल रहा हूँ. और हमारे यहाँ वाले ये आपत्ति उठाते हैं कि भाई ये झेलना क्या है. क्या मियाँ बीवी आपस में रहते हैं तो वो एक दूसरे को झेल रहे हैं, है ना. मतलब आप एक जगह पे रह रहे हो, मान लो कि कुछ चीज़ों पे आपके ओपिनियन अलग अलग हैं, तो क्या आप एक दूसरे को झेल रहे हो. टॉलरेंस का मतलब तो टॉलरेशन का मतलब झेलना ही होता है ना हिंदी में. ये फ्रेमिंग के ऊपर अब क्वेश्चन उठता है इधर के आइडिया से देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ चलता है कॉन्सेप्ट अनेकात्मवाद वाला. बहुत सारे इसके मतलब अलग अलग तरह के ये हैं, अलग अलग तरह के रूप हैं अनेकांतवाद के, कि देयर इज़ वन ट्रूथ, और जिसको देखने के अलग अलग तरीके हैं. आप सबको कंबाइन करके ट्रूथ हासिल कर सकते हो, जिसको मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है. जैन फिलोसफी से आया है और इसके कई रूप इंडियन के फिलोसफी मिलते हैं. यहाँ पे म्यूचुअल एग्जिस्टेंस का, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट है. राइट. स्ट्रेट अवे अलवला वल वल बरा वाला नहीं है इधर, ना ही टॉलरेंस वाला कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे म्यूचुअल एक्सेप्टेंस का चलता है कॉन्सेप्ट.
म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल एक्सेप्टेंस का। और उसके पीछे अब आप कौन उसको ये करेगा, सब उसको बचाएगा कौन? स्टेट बचाएगा, यानी उसकी गारंटी कौन लेगा इस चीज़ की? तो उसके लिए जनरली ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि इसको अहिंसा पब्लिक लेवल पे, अ, मतलब लोग आपस में, कम्युनिटीज़ आपस में अहिंसा का यूज़ करेंगे, तब म्यूचुअल रिस्पेक्ट चल सकता है। अहिंसा दोनों तरफ से हो सकता है। देखिए, आप दूसरे को इतना ज़्यादा हर्ट ना करें कि वो वॉयलेंस के लिए उतारू हो जाए, या दूसरे को अगर आप ये कर रहे हो तो वो भी थोड़ा बहुत झेल लेता है और देख लेता है। तो ये टॉलरेंस दोनों तरफ से, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस जो है वो दोनों तरफ से आता है, यानी एक दूसरे का व्यू पॉइंट थोड़ा सा समझने की कोशिश इसमें हो जाती है म्यूचुअल एक्सेप्टेंस वाले ने। अदरवाइज इतने कल्चर वाली जगह पे मुश्किल हो जाता है लोगों का रहना, अगर म्यूचुअल एक्सेप्टेंस नहीं होता है। See, but what I think, the biggest difference in this is ki what you're talking about is an ancient civilization. So नहीं a नहीं नहीं नहीं, civilization which has evolution. So even tolerance needs to be needs evolution. आप समझ रहे हैं मैं इसका बता रहा फर्क? हूँ ना, और मैं जी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन इट अ बिट। तो अहिंसा जो टिपिकली समझा जाता है वो प्रॉब्ली जैन या बुद्ध अहिंसा से हम लोग इवॉल्व करके कृष्ण की अहिंसा की तरफ जाते हैं। उसमें शिशुपाल वाला जो है एपिसोड है, उसमें 100 बार 100 गालियाँ झेलते हैं कृष्ण, काउंट करते रहते हैं, और 100वें के बाद वो सुदर्शन चक्र चला देते हैं। तो अहिंसा ऐसा नहीं है कि एक गाल पे थप्पड़ खाया दूसरा गाल आगे करो, दूसरे गाल पे थप्पड़ खाया पहला गाल आगे करो, नहीं। एक गाल पे थप्पड़ खाया ठीक है, दूसरी बार ऐसा हुआ तो पकड़ के सूत दो। तो ये गारंटी करता है, मतलब I शांति think बनी that is रहे। a I think that is a good tolerance. मतलब अगर तो and वो, and हाँ, टॉलरेंस भी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर में, क्योंकि एवरीबडी नोज कि क्या होने वाला है रिजल्ट। उससे पहले दोनों ही ग्रुप एक दूसरे को समझते हैं मोटा मोटा, कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। उसको लगता है कि चलिए, अगर कोई मुझे गाली दे रहा है तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये यार, ये आज इसका मूड अच्छा नहीं है, तो एक दो शब्द मैं झेल लेता हूँ। रोज रोज मुझे गाली देता है तो भाई मैं पूछूंगा उससे, क्या 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 समस्या है भाई आपको, राइट? तो वो इस तरह का एक दूसरे को समझने वाली जो बात है वो इस तरह से आती है, कि बिना कारण के जबरदस्ती ही गाली दे रहा है और कुछ इसको समझ भी नहीं आ रहा, तब फिर वो शिशुपाल वाला हो जाता है मामला, बार बार अगर करता है तो ये इधर के कल्चर में एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत तो हमें दिखाई देता ही है कि ये चलता है ऐसा वाला म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला। अपने यहाँ टॉलरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ज़्यादा दिखता नहीं है। अब टॉलरेंस वाला कहाँ पे दिखता है हमें? अगर आप सोसाइटी के अंदर में, यहाँ की सोसाइटीज़ में एकदम अलग कर दें किसी को, हाँ, दीवारें बना दें चारों तरफ से, अल वला वल बरा स्टाइल में, तब फिर वो टॉलरेंस इंटॉलरेंस वाला चीज़ दिखाई देना शुरू हो जाएगी आपको, आइडियोलॉजिकली और इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस विद अदर्स। अगर आप दीवारें खड़ी करेंगे, यानी दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब आएगा फिर वो टॉलरेंस इंटॉलरेंस वाला फ्रेमवर्क, और वहाँ से हमें ये सारी जो प्रॉब्लम आपने हाईलाइट की थी वो दिखना चालू होंगी। तो ऑडियंस को भी ये सोचने के लिए मैं देता हूँ, कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे तो इस बात पे वो डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ ना मैं जो आपको बात बता रही थी, आई एम गोइंग टू क्विकली डू दिस। तो ये सो एनीबडी कैन सी, ये zakat.organization की वेबसाइट है। सो द क्वेश्चन इज, कैन zakat बी गिवन टू नॉन मुस्लिम्स? ठीक है, दिस इज zakat इज इट्स अ मैंडेटरी चैरिटी जो हर हर साल करनी ही पड़ती है। तो अब आप देख लीजिए, द शॉर्ट आंसर, नो इन मेजॉरिटी ओपिनियन बट अ स्ट्रॉन्ग एग्जेम्पशन। मतलब कैन कैन इट बी गिवन टू नो नॉन मुस्लिम्स? नो। जवाब है नहीं। दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स। ठीक है, बट अ स्ट्रॉन्ग एग्जेम्पशन एग्जिस्ट फॉर पुअर ऑफ द पीपल ऑफ द स्क्रिप्चर। अब ये भी देखिए कि अगर आप गरीबों में भी दे रहे हैं तो कहाँ के गरीब? सिर्फ जूइश गरीब और क्रिश्चियन गरीब, दैट्स इट। And adherents of religions to whom Muslim scholars have extended this by status of analogy. I don't understand what it means, but basically it's the people of the book. ठीक है, ineligible category,
तो 6 कैटेगरी ऑफ पीपल, मतलब ये देखिए कैटेगरीज ऑफ पीपल है यहाँ पे. दे कैन नॉट, हु आर इनएलिजिबल टू. तो रिच को आप ज़कात नहीं दे सकते, जो काम कर सकते हैं उन्हें आप ज़कात नहीं दे सकते. सो नो चैरिटी इज एक्सटेंडेड फॉर वर्किंग एंड केपेबल पीपल. ठीक है. डिवोटीज, so devotees who claim preoccupation with spiritual practices who refuse to work. तो वो इस चक्कर में काम नहीं कर रहे हैं, काम कर सकते हैं लेकिन इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि रिलीजन में लगे, उनको भी ज़कात नहीं दे सकते. ठीक है. इनवर्टेबल अनबिलीवर्स एंड रिनाउंसर्स ऑफ इस्लाम. तो जो आपको लग रहा है इस्लाम के ही लोग हैं, लेकिन जो ज्यादा उनकी बातें जो है अनबिलीवर्स की तरह है, और फ्रैंकली और जो एथियस्ट हैं, एक्स मुस्लिम्स, उनको भी नहीं दे सकते. अदर नॉन मुस्लिम्स को तो दे ही नहीं सकते हैं, कैटेगरी में इंक्लूडेड ही नहीं है. चिल्ड्रन, पेरेंट एंड वाइफ्स ऑफ मेन हु आर ज़कात पेयर्स. तो जो ज़कात दे रहा है वो अपने खुद के घर लोगों के कोई की हेल्प नहीं कर सकता. ठीक है. अब आप ये देख लीजिए, सिर्फ मुस्लिम्स, कॉन्स्टेंटली मुस्लिम्स. ठीक है. उसके अंदर भी नॉन मुस्लिम्स कौन से? पीपल ऑफ बुक्स. ठीक है जी, जो पीपल ऑफ बुक है. सो उसके ऊपर एक पूरा लंबा चौड़ा दिया गया है. ठीक है. इसके अंदर बाकी पीपल ऑफ बुक किसको दे सकते हो? पीपल ऑफ बुक. ठीक है. इसके अलावा आप जो भी उसके बाद फिर अब ये कुछ भी बोले, इस्लाम जिस चैरिटी टू ऑल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खत्म बात. तो ये बेकार की बातें हैं जब पीपल से दैट ज़कात की चैरिटी इज फॉर एवरीबॉडी. द प्रॉब्लम इज this is not there. And Sachi, you are welcome to come and tell us more if you know any about categories of people. तो साजी भाई, जब भी आप ऐसी बातें करते हो मुझे ये समझ नहीं आता कि ब्राह्मण्स हैव बीन अब्यूजिंग अस. भाई, men have been abusing women. When will women be allowed to whip men? And if you are so much into social justice and you want कि justice करो, तो you should present yourself for the first whipping कि I represent all men. आओ बजाओ मेरी, and I will stand with the whip. जगह बता देना. I have no issues. So I'm a very equalist. You have asked, and I will oblige. So we have Agnidev. किसी को कोई सवाल पूछने थे तो please feel free. You can and आप please feel free to ask questions. Agnidev, you want to add something? Yeah, I guess I just joined, so I don't know if you went over this already, but like this tolerating the intolerable kind of thing. Like, the thing is that with Islam in specific, also Christianity, but Islam in specific, if you read Quran 9:5, that tells you all you need to know. Basically, it says that it says to kill all polytheists unless they convert to Islam. I think the reference you went over was about the people of the book, so that was probably Quran 9:29. And people reference that, and Christians reference that deliberately, but they don't reference. I've noticed that. So if you notice people like David Wood and Apostate Prophet, they always reference Quran 9:29 that talks about Christians, but they never reference Quran 9:5, which talks specifically about polytheists or pagans or idol worshippers. And that one is specifically related to how you treat people like Hindus, right? So with them, it's pretty clear that they don't get a choice. Either you convert or you die, and that's been the treatment. That's been the history. And there's plenty of other hadiths. Why do you think Agnideva they don't talk about all this? Tell me, and I'll tell you why. I'll give you an answer to that. I already know why. I live in the West. Because just like with America and Ukraine, they're using Ukraine as a proxy war against Russia. They're using Muslims as a proxy to fight Hindus.
that's their worldview. And the other thing is, people don't understand this, but this is deep. This is a deep foregone conclusion that Indians in the West tend to do really well monetarily. Like Indians are well educated. They do really well, and so it's a foregone conclusion. There have been a lot of studies that India will become a superpower, and they want to inhibit that, and so they will do whatever they can to stop that. So That's I'll the quickly deep state. I'll quickly reason. add one thing to it. Is the reason they don't highlight these things of Quran. जो आपने बताया उसको तो अग्निदेव is talking about Quran के वो पास जो specifically polytheist के से डील करते हैं. Polytheist basically anybody जो भी book of people of book नहीं है वो सब polytheist में है. If they believe in something, they don't believe in something, anything, they are basically, if they don't belong to the people of book, आप you belong to the other category. तो वो क्यों इसके बारे में बात नहीं करते हैं? इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि एग्जैक्टली सेम पनिशमेंट्स ओल्ड टेस्टामेंट में अवेलेबल हैं फॉर पॉलीथियस्ट्स. अगर आप न्यू टेस्टामेंट में बात करेंगे तो न्यू टेस्टामेंट में भी नॉन बिलीवर्स के लिए भी वही सजाएं हैं. सो द प्रॉब्लम इज क्योंकि ये लोग सब क्रिश्चियन रिलीजन को प्रोपेगेट करते हैं तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि कुरान के वो वर्सेस जिसको सुनकर एक नॉन बिलीवर कहे कि व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट, दिस इज एब्सोल्यूट हेट स्पीच, को वो क्रिश्चियंस को ना बता बोलने लग जाए क्योंकि दे वांट टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी एज अ वेरी गुड रिलीजन. सो दे डोंट वांट टू से कि क्रिश्चियनिटी में इतने कीड़े हैं. दे डोंट वांट टू से कि रेवलेशंस क्या बोलता है. दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. वो ये नहीं बताना चाहते हैं कि हेल फायर के बारे में बात करता है न्यू टेस्टामेंट. ओल्ड टेस्टामेंट हैज नो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल सो दैट पीपल अंडरस्टैंड. there is nothing called hell कि ये जो पूरी elaborate punishments वगैरह हैं, there is nothing like that in the Old Testament. But Old Testament में polytheists के साथ stoning, burning, ये सब चीजें are very clear. Push to per conversion, Jews were not into conversion क्योंकि they were exclusive people of God. So they were very much into their tribes कि भाई हमें वो we are those privileged people. So you couldn't just become a Jew. You are a born Jew. आप just because you feel like becoming a Jew नहीं चलता है. So but Christianity because it was a political system. So they wanted as many followers as possible. And a lot of Jews refused to give up their religion. People don't even understand this. So इसीलिए it is very important that people understand that political system. That is why David Wood and all these missionaries, they do not talk. They absolutely do not talk about all this stuff. So this is what people have to start understanding कि इसीलिए ये लोग नहीं बात करते क्योंकि जो कुरान बताता है गंदगी इतनी ज्यादा है बाइबल में कि you almost kind of come to that point where you say कि could it go worse than what the punishment is meted. Like I just said कि मेरी आज ही argument हो रही थी where mom was like हेलेल ने बच्चे मरवा दिया ना. I was like मैंने कहा बच्चे मरवा दिए इतने पे परेशान हो रही हो. I was like जोवा ने तो बच्चे मरवा दिए जानवरों के बच्चे नहीं छोड़े. So I mean it's like that height of cruelty. You have no love for absolutely anything. और इस पर भी you're doing it because you have hardened the heart. आपने खुद किंग का फैरो का हार्ड कर दिया ताकि वो जाने ही ना दे और फिर आप उसके बच्चे मरवाओ जबकि आप उसका हार्ट आप नहीं हार्ड करते तो वो जाने देता. Basically that's what Bible is saying. So it is ridiculous to every level. Like I could have prevented it but I chose not to prevent it because I want to everybody to understand my might. What level of madness is this? ये क्या psychotic god है ये? कैसे constantly क्या पागलपंती है? So yeah, that's my take on why all these missionaries don't talk about all these very controversial verses, which they should, and which I will. Yeah, that's a good point, CZ. Yeah, I mean they also, yeah, I mean they also hate Hindus. I mean Jews. I mean
I mean, it's a relationship of convenience right now, but who knows what it will be in the future. But yeah, like there've been like 6 or 7 incidences in I think it was the Old Testament where the Jews started worshiping like pagan idols, and then they were basically sold off into slavery. Like the Jews kept being sold off into slavery. That was their thing. So yeah, I just posted that. Yeah, thanks for bringing that up. I just posted Quran 9:5, but there's so many others. I actually copied and pasted a bunch of them, but for some reason it didn't come up. Feel free to read. Feel free to read. Okay. Okay, so, but when the forbidden months are past, then fight and slay the pagans wherever ye find them, and seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem of war. But if they repent and establish regular prayers and practice regular charity, the charity zakat, excuse me, zakat, as you were saying, then open them, or open the way for them. For God is oft forgiving and merciful. So I know, God is just what a joke. merciful, right? Like after you commit mass genocide on them, right? On pagans. So, and I deliberately. This is the other thing to note. This translation is from Yusuf Ali, and this is from the 1938 translation. There's Pickthall and there's Yusuf Ali. They're older translations, and the reason why I use those is they're more authentic. Because if you go to this website, they rate translations from being authentic to non-authentic, and then the older ones are more authentic. And the reason, but they put them as being like non-authentic, and the reason why is because they don't want to air their what I call so-called dirty laundry. You know what I mean? Because if people read this, and this is a controversial verse, and so if people read this, people will say, hey, what is this? This isn't very tolerant, right? The other thing I wanted to say, though, so there's several other verses, and I can give them out to you if you want, but that's just the main one I thought of off the top of my head. The other thing I wanted to say about this, though, is that Christians don't want to mention it, but the other thing is that this word called tolerance, it's a terrible word, I think, actually, for describing what's actually happening. So I don't know if you guys follow the work that Rajiv Malhotra does, but Rajiv Malhotra, who I'd call him a public intellectual and a writer. He was talking about this concept of tolerance, and he said it's a terrible concept. And now I see Christians and other people appropriating, but he came up with a concept called mutual respect, because he was saying, tolerance is just, oh, I tolerate you, as if like there's supposed to be something to be tolerated with people that are different than you, right? Like if I invite, and the example he gave is, if I invite somebody over for dinner and they're my friend, I don't tolerate them. They're my friend. I invite them to sit down. I have mutual respect for them, right? I don't tolerate them. And so that's kind of the example he's giving. But there's a flip side to this, is that they also should have mutual respect for you. Tolerance is just, oh, I won't persecute you, right? And that's from a sociological standpoint, that may be the best that Christians can give. And even that is like
only because of secular laws in Western countries, and not necessarily because, as you're pointing out here, because their books say so, right? And the secular laws, at least in Western countries, came about specifically like the United States, because there were so many competing forces in Christianity. There were different sects that were all fighting with each other. There were Protestants and Catholics and so on and so forth. And so that's why, in order to, not make religion a big issue, that's why this came about. And a lot of the founders of America were deists or heavily influenced by the Enlightenment. So they were less religious people. So they saw it as a problem, but it wasn't. So that's why it came about. It had nothing to do with, say, Christianity. So yeah. But the other, before I forget before I forget this, I wanted to wish everybody a happy Ostara, the appropriated holiday we all call Easter. So Yeah. So I mean, I'm happy to put out the verses of Bible. And that's what I could do. But see, over here as well, I just put the one before this. Ki, if you worship, if any one of you goes and to up, even from your own people. So like even that's why जो Christians लोगों को पूजा में बैठना allowed नहीं है. इसलिए मैंने पहले वाला verse डाला था. Right? Even if you sit in those prayers where you're worshipping a moon god or a sun god or any host of heaven, जिसको मैंने मना करा है, then you should be stoned to death. ये मैंने so even as a Christian not allowed है. तो ये देखिए, this is so intolerant. If a man lies with a male as a woman, so basically we're talking about gays over here, they should be put to death. और उनका खून भी तुम्हें माफ है, ये उनका खून भी उन्हीं के सर पे है. This is Bible. So इससे पहले the one which I was showing was Deuteronomy, and there we go. देखिए, इसमें भी it clearly says, so if you are going to see, if you have served other gods, ये लिखा आ गया, if you are serving any other gods, ये sun, moon, served any other gods, उसका सजा क्या है? Then you shall bring out to that your gates that man or woman who has done this, and you shall stone them to death. ये मैं बता रही थी ना कि स्टोनिंग की बातें जो आ रही हैं, this is very well a biblical thing. ये Bible बार Bible talks about it. So, and I can pull out verses after verses after verses of absolute discrimination, absolute intolerance कि basically unbelievers के साथ तुमको बिल्कुल don't be with them, friendship करनी allowed नहीं है, उनके साथ relationship allowed नहीं है. See, I'm going to put out another one. So ये जो भी so people don't know the Bible, they don't understand that how intolerant it could be. So this one is Corinthians. I'll just pull that out. See, my good point is Bible. I can't even for the love of everything, I cannot put anything up except that. So इस वाले में अगर आप देखें, so what it says is, do not be unequally yoked with unbelievers, for what partnership has righteous with lawlessness? So you are the people of of law, और ये lawlessness है, आप righteousness के लोग हैं. और what fellowship has light got to do with darkness? So you are the people of light, they are people of darkness. ठीक है? Or what portion does a believer share with the unbeliever? So you are the believers, that is the unbeliever. तो portion आप खाना नहीं खा सकते उनके साथ. So this is the what agreement has the temple of God with idols? We are the temple of the living God, as God said. So this is absolute intolerance coming out of the books over and over. Constant intolerance. So this is what what the huge issue is. And so I'll let
रॉयल डायमंड टॉक, एंड देन उसके बाद यश ने एक क्वेश्चन पोस्ट करा है, सो वी आर गोइंग टू quickly ask and answer, and then we're going to close the stream. I don't think we have any. We'll talk about solutions की एक article है, and then so then I'll remove you guys, and then Ayu can talk about that article. So हेलो मैम। Royal, do you want to add something? हाँ यस, आज का टॉपिक बहुत अच्छा था। आप कैसे हो? आपको जुकाम है क्या? आप ठीक नहीं लगी है? नहीं, मेरा एक्चुअली इसका स्पीकर ठीक नहीं काम कर रहा है, तो मैं मोबाइल के थ्रू आई हैव कम इन, तो इसीलिए। ओके, बाकी क्या चल रहा है यार? बहुत बहुत साल के बाद मैं ज्वाइन किया, मैंने 1 साल के बाद ज्वाइन किया। बाकी क्या चल रहा है? हेलो। हाँ, नहीं, आवाज आ रही है, आप बोलो। मैंने हाँ, म्यूट कर बाकी दिया क्या ताकि चल रहा आप बोल सको। है? बाकी क्या चल रहा है? आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी सब ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, बाकी ठीक है। वो बस तो आज के टॉपिक के ऊपर आता हूँ मैं। आज का टॉपिक टॉलरेंट इनटॉलरेंट के बारे में तो बताया था। तो एक बात ऐसी है कि एक कम्युनिटी रहता है, दो कम्युनिटी के हिसाब पे दुनिया चलती है, एक टॉलरेंट एक इनटॉलरेंट। तो टॉलरेंट बना रहना बहुत मुश्किल है। इनटॉलरेंट बहुत सारे लोग होते हैं। तो मेरे को एक बात पूछने का है कि लोग इनटॉलरेंट क्यों होते हैं? पैटर्न क्यों नहीं रख सकते? एक बात के ऊपर क्यों दंगा हो जाता है? आयु, डू यू वांट टू आंसर इट? क्योंकि इसके ऊपर तो हमने जवाब दे ही दिया है कि इंटॉलरेंस हैज बीन टॉट। सी, एवरीथिंग इज अ टॉट बिहेवियर। हर चीज सीखी जाती है, और जो जिस थॉट। बचपन में सिखाया जाता है ना, बचपन जी जी, से बिल्कुल बोल बिल्कुल। रहे हैं या सो जो ये चेन ऑफ थॉट है, ये आपको ज्यादातर आपकी ब्रेन वॉशिंग आपके घरों के अंदर ही होती है। उसके बाद जब आप डेफिनेटली। बड़े होते हो, एजुकेशन से एक्सपेक्टेड ये होता है कि आपका दिमाग खुलेगा, आप थोड़ा सीखेंगे। एंड एजुकेशन इज नॉट अबाउट डिग्रीज। एजुकेशन, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा था, इट इज अबाउट द ब्रेन बीइंग एबल टू क्वेश्चन, बीइंग क्यूरियस, और दैट इज बेसिकली द होल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो मैं बहुत सारे लोगों से, जो गांव में भी मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जो प्रोबेबली दे आर नॉट, उनके पास डिग्रीज नहीं है, बट दे आर, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर हाईली एजुकेटेड विद एक्सपीरियंस। क्योंकि जो वो बातें डेफिनेटली। करते हैं, दे आर अमेजिंग। आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम देम, अ हाँ, लॉट उनसे फ्रॉम देम। जो पढ़े लिखे नहीं, उनसे कुछ तो सीख सकते हैं, नया नई बात सीखते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये- डेफिनेटली। या आपको कुछ और बात? और पुतने का है, या मैंने पता नहीं, रतिया और यूक्रेन का वार हो गया ना, उसके बारे में कि मेरे को अभी अपडेट पता नहीं, वार टॉप हुआ कि नहीं। क्या ओपिनियन रखते हैं कि वार की स्टार्ट करने की जरूरत नहीं थी? सी, बहुत सारे पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं इसमें। वॉर स्टार्ट करने की जरूरत नहीं थी। रशिया वाज थिंकिंग इट्स बीइंग थ्रेटन्ड। उसको टेरिटोरियल थ्रेट उसको फील हो रहा था, एंड बाय द एंड ऑफ द डे, इन दिस साइड रशिया इज अ बिग प्लेयर। बाय द एंड ऑफ द डे, दैट इज द रियलिटी। जब यूएसए को अपनी लगा कि वो थ्रेटन हो रहे हैं, तो उन्होंने भी मेक्सिको के पास दीवार बनाई ना, जो उनके बिल्कुल नेक्स्ट डोर थी। तो these are more political matters than what meets the eye. That is what it is. Can I Or add something? oh, definitely go for it. Well, या everyone keeps saying थैंक यू मैम, बाय। everyone keeps saying that this war just started, but याद याद वो आता this है was a रतिया। civil war. This was a या civil war that was going on since 2014, and 16,000 Russian speaking Ukrainians have been killed, and they've been displaced. ओ So, look, could we say Russia's the aggressor? Who draws the line when the war started, right? Because they've been bombing like the eastern parts of Ukraine, the western parts of Ukraine since 2014. So a lot of people have been getting killed. So if other people aren't going to tolerate that on their soil, and Russia, and some of these are like Russians that just happen to live in Ukraine. So if 16,000 have been killed and thousands, and if maybe even millions have been pouring across the border going into Russia for refuge,
then if you're Russian, you're gonna feel some kind of way about that. You're not gonna feel angry. So Putin saying, "Hey, we're gonna put a stop to this," I think he's showing actually tremendous patience there, and the West is covering that up because now it looks like he's the aggressor. But he showed a lot of patience there, and they expanded NATO. They reneged on a lot of ballistic missile treaties. So it's not. There's more than meets the eye here. So there were plenty of things that could have been done. And Viktor Yushchenko, who is a former president, who was more pro-Russian, who was democratically elected, was ousted. So he had to flee to Russia, and the Russians gave Ukraine a much better deal as far as relief was concerned when the Ukraine was thinking about joining the EU. The EU was giving them a pretty bad deal. And so there's a lot of other things that are going on here. So it's not just in America, rather than talking about peace, is giving weapons to Ukraine, but not talking about peace. And so there's a lot more than Russia's just the aggressor here. Yeah, there's much more to which meets the eye. That's for sure. So there's a question which Yash has put: is the word intolerance only अच्छा attached to? मैं एडिट करता हूँ चलो मैं बाद में नेट टीम में ज्वाइन करूँगा कोई बात नहीं आज का टॉपिक बहुत रॉयल एक अच्छा सेकंड था रुक जाओ रॉयल एक सेकंड रॉयल एक सेकंड रुक जाओ मैं थोड़ा हाँ सा मैं और रुका एक्सप्लेन कर रुका देता हूँ आपका जो क्वेश्चन है तो ओके आपने ओके ये पूछा था कि टॉलरेंस जो है वो आता कहाँ से है तो उसका एक एस्पेक्ट जो है वो ये है कि आपको जो सिखाया जाता है घर वर में उससे आता है और दूसरा उसका मैं ऐड करना चाहता हूँ दूसरा एस्पेक्ट जो है वो आपके सोशल कनेक्शन से आता है आपका तो एक घर और घर के डेफिनेटली आसपास आपकी कम्युनिटी जिसके साथ आप यस एंगेज करते हो है ना जो इंस्टीट्यूशन है जिससे आप एंगेज करते हो जो यस अलवला वलबरा का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो इसमें फिट होता है और भी बहुत सारे यस फ्रेमवर्क्स हैं जिससे हम लोग इसको एनालाइज कर सकते हैं एक जो फ्रेमवर्क है आपका थॉट आपका एक्शन और आपकी सोशल बिलोंगिंग इनका ट्रायंगल होता है कनेक्ट पहले यस लोग यही मानते थे कि आपकी थॉट ही आपके एक्शन को इम्पैक्ट करती है जो नियो एथिस्ट लोगों की फ्रेमिंग थी लेकिन अब सोशियोलॉजी वगैरह का एंगल ऐड किया गया है उसमें तो आता है थॉट एक्शन और सोशल बिलोंगिंग ये फ्रेमवर्क जो है कार्ल मार्क्स के टाइम से आ रहा है हाँ कार्ल मार्क्स ने भी यस इसी तरह की बातें कही थी तो ये ट्रायंगल जो है उसमें मैं सोशल बिलोंगिंग यानी सोशल आपका सोशल कनेक्शन है उसका एंगल ऐड कर रहा हूँ कि ना केवल आपको जो सिखाया जाता है वो बल्कि आपका सोशल जो कनेक्शन आप जिससे जैसे सोसाइटी में बिहेव करते हैं या जिस सोसाइटी में रहते हैं उससे भी इन्फ्लुएंस होता है ये जो टॉलरेंस या इंटॉलरेंस है यस तो ये एक एंगल हमें याद रखना होगा अगर आप या सोसाइटी में ऐसी दीवारें खड़ी करते हैं कि दूसरों के साथ ट्रांजैक्ट नहीं करना है दूसरों के आइडियाज़ के साथ एंगेज नहीं करना है तो इंटॉलरेंस का जो रिस्क है वो बहुत बढ़ जाता है आप इंडिया में आज देखोगे काफ़ी जगह पे ऐसा चल रहा है सोशल मीडिया में आप देख लो कि जो इको चेम्बर्स वगैरह बने रहते हैं वो इसी का नतीजा है दीवारें खड़े करेंगे आइसोलेट करेंगे खुद को तो ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा वो हार्डन होते जाता है तो ये समस्या है आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्लियर हो गया अच्छा आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा ऐसा ही नए नए टॉपिक बनाओ आज का टॉपिक बढ़िया था मैम अभी मैं क्विज का मैं नेट टीम में ज्वाइन करूँगा बाय 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 थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू तो एक सवाल यश ने उठाया था कि the word intolerance is only attached to Abrahamic. As far as I remember, recent misacts were riots. Is the other side tolerant? So, with this, my answer generally will come in the solutions to tolerance. तो ये मैं जब थोड़ा सा वो कर लेता हूँ टॉलरेंस का जो कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था वो प्रोबेबली इन्होंने सुना होगा
ये टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है, जो हम लोगों ने देखा था, राइट? या गो फॉर इट, क्योंकि मैं भी उसी पर जाने वाली थी, टॉलरेंस के कॉन्सेप्ट पर ही, जो हमने शुरू में बताया था। आता कहाँ से था? हमने पहले ही डिस्कस किया था कि सबसे पहले ओल्ड टेस्टामेंट या तोरा है, वहाँ पे ना तो इंडिविजुअल लेवल पे टॉलरेंस आपको दिखेगा, ना ही सोशल लेवल पे टॉलरेंस दिखेगा। फिर आते हैं न्यू टेस्टामेंट में, जीसस कहते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे टॉलरेंस इज ओके, सोशल लेवल पे टॉलरेंस हमें दिख नहीं रहा है, और वो लाइक मिडिल एज तक के जाता रहता है मामला। टॉलरेंस एज अ कॉन्सेप्ट तब आता है जब स्टेट और चर्च का सेपरेशन होता है, एंड देन नेशन स्टेट वगैरह जो आती हैं वो आती हैं, सेकुलरिज्म आता है, दैट काइंड ऑफ एंश्योर्स, दैट गिव्स द गारंटी कि वी विल एंश्योर टॉलरेंस। उसके पीछे 3-4 वर्चूज हैं, फ्री स्पीच वगैरह की, फ्री स्पीच, जस्टिस, और एक दो चीज़ें और आती हैं, तो वो जो हैं वो उसके पीछे आती हैं, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस और फ्री स्पीच, वो जो स्टेट है, सेकुलर स्टेट, दैट गारंटीज इट, और उसके बेसिस पे टॉलरेंस खड़ा होता है। लेकिन टॉलरेंस इज नॉट द सॉल्यूशन ना, वहाँ पे अटक जाती है, क्योंकि मैंने जो बात की है आइडियोलॉजिकल साइलोज की, वो तो बरकरार रहती ही है, until and unless you not do not encourage people to talk to each other, understand their positions, this problem still exists, right? तो ये जो हिस्टोरिकल फ्रेमिंग है उसको समझने की कोशिश करें। देखिए हमारे यहाँ भी जो बुद्धिज्म का या जैन फिलॉसफी में जो अहिंसा है, वो सोशल स्फीयर में भी जाता है, अगर हम लोग डीप में पढ़ के देखें तो, है ना? और Yeah, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, वो पुराने टेक्स्ट में हमें मिल जाता है। इस टेक्स्ट की छोड़िए, आप हिस्ट्री ही देख लीजिए, बहुत that's ज़्यादा a लगातार कंटिन्यूअस मारकाट वगैरह जनरली लोगों के बीच में नहीं चलती है। Yep, that's a I good would. point. And yeah, that's what I'm talking about, because tolerance, this, tolerating the intolerant has to come about because of tolerance, right? So if you have the concept of mutual respect, it forces the other side to be respectful towards you. And if they're not, you find out why, right? So I'd rather I'd rather know somebody's position, because if I say, hey, Islam and Christianity are intolerant, and Judaism, then I'll be accused of being intolerant, right? Because I said something bad about their religion, right? So that's, pointing out that other religions are intolerant is also intolerant. So it's paradoxical. So Mm. so they'll say that, right? And Muslims use this card all the time, right? They do that all the time. Like the the case of Wasim Rizvi. Wasim Rizvi pointed out 26 verses in the Quran that were intolerant, and he was the one that was ostracized for it. It wasn't the other side. That no one looked at the verses and said, "Hey, which one of which Quran 9:5 was a part of?" No one looked at that and said, "Hey, maybe he has a point." Rather than that, he was the one that was put down as, or marked as like someone that. हाँ, लेट मी ऐड टू यश's कंफ्यूजन। देखिए यश, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की थोड़ी सी ज़रूरत है, एंड आई एम सीइंग इट टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, क्योंकि आपके पास एविडेंस वगैरह दिखता नहीं है चीज़ों का, और फिर आप क्लेम कर देते हैं, बक्सी शिकायत कर रहे थे इस चीज़ की। अब ये आप देख रहे हैं कि अब आप रिसेंट जो मिसएक्ट्स को राइट्स कह रहे हैं और उसमें टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मामला किसका आता है? स्टेट का आता है। Who guarantees in this framework of tolerance and intolerance, who guarantees that tolerance exists? The state, right? You as an individual are not responsible for it. What you can do is basically engage with other people. Other than that, it's the responsibility of the state to ensure within this tolerance intolerance framework that tolerance exists, because we are not talking about mutual respect. We are not talking about acceptance. So within this worldview where tolerance and intolerance exists,
The guarantor of peace is the state, and who has failed here is the state. Yes, and that is exactly what I was saying is कि जब topic start करा था, we were talking about a tolerant society, how a tolerant society is created. A tolerant society के अंदर से जो intolerant elements हैं, उनको एक limit तक tolerate करा जाता है, and it cannot come at the cost of security. It cannot come at the cost of security and personal liberty of people. As soon as that intolerance starts कि personal liberty क्या होती है, आप यहाँ मत आओ, जैसे and this is what shocked me a lot is then many liberals use the word Muslim area में, so they basically reinforced the ghetto system, the culture of कि personal liberty पर लोगों की attack हो गया, that you cannot enter, because by the end of the day those roads are public roads maintained by taxpayers money. Those places are public places. Those shops which were burned were individually personally owned shops. So personal liberty of people threaten हो गए जब एक planned attack होता है, और ये तो इस बार ये planned है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, because it obviously there was a letter which said कि there is going to be a very high possibility of disturbance of peace. उसके बाद भी state did not ensure that there was enough police to be there. उसके बाद भी जो वीडियो surface हुई उसमें police were just being bystanders, and at many places they actually asked the rioters to just go and leave. हो गया, जल गया, चले जाओ. And this was very openly, this is big videographic evidence. उसके बाद a lot of stones were collected on the shops on the top, so that also could have not been done that day very well, because they were literally बहुत सारे पत्थरों को उठाने के लिए दो लोग लग रहे थे. This is how heavy they were, this is how big stones were hurled down. So start understanding the gravity. So the problem is the other side tolerant? Any side, as I keep on saying अच्छा, over and over, सीसी एक चीज will आप ऐड never करो सर. remain सीसी, tolerant यश जी if का the दूसरा laws कमेंट are ऐड कर लो. unequal. सीसी, यश जी का दूसरा कमेंट शो कर दीजिए, मेरे को थोड़ा सा अच्छे से आंसर देना पड़ेगा. Okay, is caste system. कास्ट सिस्टम इंटरग्रुप टॉलरेंस है या इंटॉलरेंस है? Well, देखिए, can I answer हाँ that? हाँ, you can start. The caste system is I mean, the term itself is bullshit. But the thing is, if you read the Gita, a primary source, it talks about the caste system. So in chapter 4, verse 13, this is the interesting thing, and this is how much we've been mind fucked. The thing is that in that verse, it talks about how Varna, the actual word, was created based on Gurn and Karma. It's not even birth based. It's not even birth based. So Gurn and Karma, not Janma. So that's one thing. That's an important aspect to understand about Varna. It's not birth based. The second thing is, if you look at verse, I think it's chapter 5, verse 18. It says very explicitly. It says, someone who's truly learned looks at a Brahmin, a dog eater with the same eyes. So it's preaching equality, and there's several verses in the Gita that are very similar. The base of vegetarianism is based on equality, because it says all living beings are the same and or have the same kind of soul. That's what namaste is. It's about mutual respect. I see the divinity in, I recognize the divinity in you, essentially. So this thing about intolerance in the caste system, it was foisted upon us, by the British. That's not to say we didn't take it up and we were not, we could have treated people better. I can't deny some of the history that did go on. So that much is true. But there doesn't need to be a reform in Hinduism, because it was actually, there was no problem there.
it's Yeah, I'll take over on that answer मैं whenever मैं you're done. यहाँ पे दूसरे एंगल से आता हूँ. Let me come it from a different angle, from a socio-political angle, because he is quoting scriptures, and since I am an Irishwarvadi, I don't have to do anything with the scriptures. I don't believe in the concept of that. So let me address it socio-politically. What I've stated in this talk again and again and again repeatedly, that if you create walls around you, if you do not engage with other people, the problem of intolerance will arise. This has been true since the beginning of time. And the caste system, that historically what we genetic data shows, that it's basically started ossifying in like 500 600 CE via marrying within the community. That's, and it got more toxified when British tried to uh, conduct a census, organize the society, and there is a complete book. We have covered CC all these things in the past. If the people don't know that, it's their problem. Yes, I would have come on it from a different angle. So the angle which I'll come on from No, it no, no. is, CC, let me complete the point. yeah, please do. So the point was, if you create boundaries, if you create hard walls, there would be a problem. And the caste system that we saw in the British era was this problem, that the society had created walls within it, and the society got degraded because of that. And who corrected it? Who corrected it? The state corrected it. And this is again the responsibility of the state to basically, when we are lying in this framework of tolerance and intolerance, it's the responsibility of the state to ensure that the walls that create intolerance are broken. Yes. Now, and I'll just add to it. See, the way human society works is key. There will always be divides based on different things. Right now, if the rich, do they tolerate the poor? My open question to everybody. बहुत सारे लोग क्या अपने मेड्स को जस्ट बिकॉज विल दे लेट देम सिट ऑन द डाइनिंग टेबल? डोंट आस्क मी, मेरे यहाँ मेड थी है और मेरे यहाँ पे बड़ा इशू रहा था इनिशियली जब व्हेन इट स्टार्टेड. तो इनिशियली मेरे अपने घर में भी ये इशू रहा है. यू विल जनरली फाइंड द बेस्ट ऑफ बेस्ट पीपल, they do not sit on the same table and eat with their people who work in their house. So now what we see is economic. और मैंने जब हम लोग कास्ट सिस्टम पे ये स्ट्रीम कर रहे थे, तब रिमेंबर आई वाज वेरी क्लियर दैट पीपल डू, every society will create divide. It is just very natural. what we see, like doctors marrying, if उसके ऊपर अभी recently survey भी करा था, तो doctors preferred marrying doctors, actors preferred marrying actors. So this system of right now what we have is a working class system where same group of people who work together want to marry each other. So this is an inherent human nature, that if you will you tolerate, will you classify it as tolerance or intolerance? I will leave for you to decide. That is not my comment. But anyone who will economically and politically start getting stronger in any of the groups will start showing intolerance, because they do not want some people to become part of that elite group, do not get that benefits that they get. And this is a very very common phenomena. This is a human nature, this is a survival instinct. अगर हम इसको समझ सकते हैं तो हम इसे काउंटर कर सकते हैं. अगर हम इसे समझ ही नहीं सकते हैं तो हम इसे काउंटर नहीं कर पाएंगे. Here I'm talking about a inherent human nature. I am not talking about brainwashing. इसमें everybody is included in what I've just said. Even if you have grown to be a humble, और ये मैंने आदत, I was very shocked, आदत मैंने SC ST कम्युनिटी के जो politically अप लोग हो गए हैं, जो बहुत कभी humble background से आते थे, जो when they came into power and they became ministers, I have seen them treating SC STs like shit, like absolute shit, because they became that elite group. So they themselves started boycotting their own society, the so-called society. Why? Because now they are not a part of that society anymore. So what you're talking about when you talk about caste system is this inherent nature of a human being to segregate.
इसको अगर हम समझ सकते हैं तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। इस बारे में आयो एंड आई हैड अ लॉन्ग 3.5-4 घंटे की हमने स्ट्रिंग करी थी, जिसमें हमने सॉल्यूशंस के बारे में बताया था। दिस इज अ इनहेरेंट नेचर व्हिच कैन बी करेक्टेड। What we are when we talk about intolerance, we are talking about brainwashing of a society which is set on certain things which it wants as benefits. अब इसमें रिच पुअर की बात नहीं हो रही है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस की भी बातें नहीं हो रही है, इसमें बात बिल्कुल क्लियरली हो रही है, इनहेरेंट टीचिंग्स की बात हो रही है, जिसमें लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया। लाइक आई जस्ट सेड कि चैरिटी इज नॉट टू बी गिवन, इट इज अस वर्सेस देम। सो रिच एंड पुअर का डिवाइड भी आप खत्म कर सकते हैं। आई एम आई डन वेल इन माय लाइफ, लेकिन आई ट्राई टू मेक श्योर, वेरी श्योर, कि हमारे यहाँ पे जो भी आए वो मेरे साथ टेबल पे बैठे, वहीं बैठकर खाएं। द मेड्स themselves were very hesitant initially जब मैंने ये आई टुक द स्टैंड इन द हाउस, क्योंकि उस समय तो मैं कमाती भी नहीं थी। एंड आई टोल्ड माय मदर कि नहीं, ये हमारे साथ यहीं बैठेंगे, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगी, नहीं तो मैं नीचे बैठकर खाऊंगी। सो when you start recognizing these traits and you start treating them, तब लेकिन आई इट विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी इतना एजुकेट करने के बाद भी टू टेल माई मदर टू सिट इन अ पूजा। आई कांट टेल हर बिकॉज हर बुक विल नॉट अलाउ हर बुक डज नॉट अलाउ हर। मैंने इसलिए वर्स भी दिखाया था आपको, दैट शी सिट्स देयर बाय बिकॉज द punishment is extremely stringent, and that punishment is what she may get after she dies. तो इस what we are talking about is a induced effect and one we are talking about a survival of the fittest. इन दोनों चीजों का फर्क अगर आप नहीं कर पाएंगे तो इन प्रॉब्लम्स को आप ट्रीट नहीं कर पाएंगे. Amalgamation of the society will only happen if you are absolutely being able to put your finger exactly where the problem is. If you can't do that, so you cannot have um, a good solution. इसीलिए okay, now saying that with this एक बार solutions पे आ जाता है. तो महादेव जी प्लीज, nobody asks anybody कि भाई एंटी आपको क्यों लगता है अगर कोई आपको डायलॉग्स क्रिएट करने चाहिए? मुझे आई गेट वेरी सरप्राइज्ड विद पीपल व्हेन they are not open to conversations. It's very surprising. चलिए, चौथी पर बार कोई बोल बात रहा हूँ, दीवारें मत खड़ी कीजिए, अलवला वलबरा वाला हाल हो जाएगा. yes, अलवला I'm just वलबरा सोसाइटी को बर्बाद कर देता है. exactly. So that is exactly what I think as well, कि we need to start understanding and tolerance create करें भाई. Tolerance is also created and टॉलरेंस tolerance वाली cannot. फ्रेमिंग थोड़ी सी वो है, गड़बड़ है. अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये थोड़ा सा प्रमोट करने की कोशिश की है. टॉलरेंस स्टेट के लेवल पे है, लीगल लेवल पे, दैट लेवल पे है. इंडिविजुअल लेवल पे हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट थोड़ा सा वो करने की कोशिश करनी चाहिए. वो जो टॉलरेंस है लीगल फ्रेमवर्क है थोड़ा सा. Yes. अपने लेवल पे हम लोग टॉलरेंस वो अप्लाई ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा होगा. I hope people are getting this point, the difference between tolerance and intolerance and mutual respect, reciprocity, ये concepts के बीच में I hope people are getting this. ये वही चीज़ है जो ये सेक्युलरिस्ट और सेक्युलरिज्म का जो ये कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि आई एम एन इंडिविजुअल, आई एम सेक्युलर, इस तरह की चीज़ें. I नो, know. यू आर नॉट सेक्युलर. ये बहुत सारी चीज़ों का, नेशनलिज्म के बारे में लोगों का कॉन्सेप्ट खराब है. Like I get pretty pissed about these things. Get your concepts clear. I agree. This is something which I don't even understand, that if you can't, if you are unable to actually pinpoint the problem, अगर आप प्रॉब्लम की पिन पॉइंटिंग नहीं कर पाएंगे तो फिर आप कभी भी सोल्यूशन गड़बड़ ही रहेंगे. और कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर जितना किसी को ह्यूमन बिहेवियर के एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाएगा तो ये सॉल्यूशंस नहीं निकल पाएंगे. You have to come out of the point of view कि the whataboutery, you have to get out of it. Caste system has its own solutions. Riots based on religion divide have their own solutions. Tolerance in the society is not about caste tolerance. Caste tolerance is an easy fix, it's an educated fix, that's it. Amalgamation of the society, that is all it's required.
मेक एवरीबडी इक्वल, इक्वालिटी करते ही बहुत चीज़ों के बहुत सॉल्यूशंस हाथ के हाथ हो जाते हैं। होपफुली नाउ दिस ये अब देयर वी गो, देयर वी गो। तो ये एक कुशल मेहरा जी का एक ही इज अनदर निरीश्वरवादी एंड दिस एवरीबडी कैन रीड। मैं हल्का हल्का इसको थोड़ा स्क्रॉल करती हूँ, तो बाद में आप पॉज कर करके स्ट्रीम को आराम से पढ़ लेना। सो सॉल्यूशंस कहाँ पर हैं इसके? ये ओ इवन ही इज mentioned the paradox of tolerance. Oh my god. Wow, चलिए क्विकली pretty सबसे much. लास्ट हिस्से में I think he knows Raji Malhotra personally. इस आर्टिकल में वही बातें कही गई जो आप लोगों ने There we अभी go. तक की हैं, मोटा मोटा। Yes. तो यहाँ पे आ गए solutions. कुड यू रिपीट योरसेल्फ? Me? हाँ, I couldn't Yeah. hear you. What I was saying is Kushal Mehra. I think he knows Rajiv Malhotra personally, Okay, fine. and so the concept of mutual respect. I think he talks about it, and he talks about the problems with the word tolerance. So. Okay, fair enough, good. So अर्लियर पहले मैंने बात की थी कि टॉलरेंस और इंटॉलरेंस के फ्रेमवर्क में अगर हम लोग हैं तो वो इज द गारंटर ऑफ पीस, द स्टेट इज। ये हम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, राइट? आर वी ओके ऑन दिस? डू वी अंडरस्टैंड दिस? आई होप वी डू। Yes, yes, definitely. I understand it. The problem is that our state, the Indian state, isn't effective. But we can Yes, talk yes, about that yes. another time. But Yes, I think it's a social problem that we need to fix, and the yes. way we fix it is we point out that Christians and Muslims aren't tolerant. Let's deal with this within this framework of state being the guarantor of peace. हाँ, जो स्टेट को प्रमोट करना है टॉलरेंस, उस फ्रेमवर्क के अंदर में हम लोग सॉल्यूशंस बता रहे हैं। क्या क्या आपको देखना है? तो आपको लॉ एंड ऑर्डर देखना है। लॉ एंड ऑर्डर यू हैव टू एंश्योर दैट विद इन दैट स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबल होना है, क्योंकि स्टेट्स हैं गारंटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का। स्टेट अगर इंश्योर नहीं करेंगे तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स नीचे आपको दिखाई देंगे, राइट्स वगैरह की। देन पीपल बिकम विजिलेंटी और वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बात बात पे लोग भड़क जाते हैं, छोटी मोटी बातों पे। तो स्टेट को इंश्योर करना है लॉ एंड ऑर्डर, पहली चीज। दूसरी चीज, जुडिशरी के हिस्से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जुडिशरी हैज टू क्विकली गिव वर्डिक्ट्स। जुडिशरी हैव टू बिकम अ बिट एजाइल, थोड़ा तेज होना है उनको। चीजें लटका के रखे रहते हैं, उससे किसी का भला नहीं होता है। टेक्निकली आप देखोगे तो ये लॉ एंड ऑर्डर का ही एक हिस्सा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर स्टेट मशीनरी का आता है। पुलिस वगैरह जो फोर्स वगैरह से आता है वो एनफोर्समेंट का पार्ट है, और जुडिशरी जो है वो जस्टिस का पार्ट है। ये दोनों ही मिलके दे एंश्योर पीस। तीसरी चीज है फ्री स्पीच। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉलरेंस फ्रेमवर्क के अंदर में। फ्री स्पीच एंड पीपल बीइंग एबल टू पुट देयर ओपिनियन फॉरवर्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टॉलरेंस के फ्रेमवर्क को बनाए रखने के लिए ये दिस इज़ द रेमेडी। आप फ्री स्पीच को प्रमोट करेंगे तो होता क्या है कि आप सप्रेस करते जाते हो चीज़ों को। लोग अक्सर फिर आइडियोलॉजिकल वॉल्स बनाना शुरू कर जाते हैं, अपनी कम्युनिटी के अंदर ही बातें करते जाते हैं, और ये जो छोटी छोटी कम्युनिटी बनती जाती है उसमें होता ये है कि सबसे एक्सट्रीम ओपिनियन ऑटोमेटिकली हाईलाइट होकर ऊपर वो हाईजैक कर लेते हैं उस पूरी की पूरी छोटी सी कम्युनिटी को। आप फ्री स्पीच अलाउ कीजिए, कुछ नहीं लोग टोकेंगे शुरू में ही। अगर कुछ ऐसा कोई बोलता है तो लोग टोकेंगे उसको, और फिर उसके बाद पे थोड़ा सा बातें होंगी, इधर अलग अलग तरह के ओपिनियंस आएंगे, तो वहां पे प्रोबेबली एक्सट्रीमिस्ट को हाईजैक करने का मौका नहीं मिलेगा किसी भी चीज को। आप फ्री स्पीच अलाउ नहीं करोगे तो लोग साइलेंटली बैठे रहेंगे, अपने में कुड़ते रहेंगे, और फिर वो आइडियोलॉजिकल वॉल्स की जो मैं बात कर रहा था वो क्रिएट होती है, और इंटॉलरेंस वहां से बढ़ता जाता है। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के ऊपर ही आती है। स्टेट और जुडिशरी दोनों के ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फ्री स्पीच को इंश्योर करना है। अब ये इन चीज़ों में देखिए, ये मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि हमारी स्टेट वीक है, जुडिशरी लार्जली इनफेक्टिव है, और फ्री स्पीच के ऊपर बहुत सारे कर्ब्स हैं। तीनों चीज़ों में हमारे यहाँ भरपूर प्रॉब्लम है। स्टेट वीक है, क्यों है? क्योंकि उसके पास पुलिस फोर्स नहीं है, पैसा नहीं है पुलिस फोर्स को देने के लिए, और पुलिस जो है वो भी अक्सर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है। जिसकी सरकार होती है उसके फेवर में ज़्यादा रहती है, उसकी तरफ ज़्यादा काम करती है, तो कई चीज़ों पे आंख मूंद लेती है पुलिस, अच्छे से इंक्वायरी वगैरह नहीं करती। ये सारी चीज़ें मैं एक्सेप्ट करने के लिए विलिंग हूँ,
जुडिशरी है वो सुस्त है, उसका ध्यान बेसिक फंडामेंटल्स पे नहीं रहता है, जो हम लोग उनका पिछले हफ्ते हमने बात की थी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस तरह की मनमर्जी के टेस्ट बना लेते हैं और उस हिसाब से चीज़ों को डिसाइड करते हैं। उनकी अपनी प्रॉब्लम है, वो अपने फंडामेंटल से हट चुके हैं, जिन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है उन चीज़ों के ऊपर नहीं दे पाते हैं। तो वहाँ पे भी काफ़ी वियर्डनेस है। उनकी जो रिस्पॉन्स अकाउंटेबिलिटी है वो भी एक क्वेश्चन में आती है, वो एक उनकी अपनी प्रॉब्लम है। फ्री स्पीच का तो जितना न कहें उतना अच्छा है। फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद में प्रॉब्लम हो गई थी फ्री स्पीच में। अब ऐसे-ऐसे उसमें डेफिनिशन डाल दिए हैं फ्री स्पीच के कर्टेल में। पब्लिक मोरालिटी पे अफेक्ट होता है कोई चीज़ तो फ्री स्पीच कर्टेल की जा सकती है। पब्लिक मोरालिटी क्या है किसी ने डिफाइन नहीं किया। तो ये सारी प्रॉब्लम मैं एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल विलिंग हूँ, लेकिन ये 3 चीज़ें जो हैं, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको टॉलरेंस और इंटॉलरेंस के फ्रेमवर्क में रहना है और स्टेट को गारंटर ऑफ पीस बनाना है, तो ये 3 चीज़ें इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये इंटॉलरेंस वाली प्रॉब्लम ऐसे आसानी से तो सॉल्व होने वाली नहीं है। फिर होता क्या है कि जो ग्रुप पावर में रहेगा, वो अपने हिसाब से दूसरों को कर्व करेगा, दूसरे वाले फिर इंटॉलरेंट होंगे, ये वाले इधर वाले रिस्पॉन्स देंगे, वो इंटॉलरेंट होंगे और फिर वो आपस में झगड़ते रहेंगे। ये पेरेनियली मामला चलता रहेगा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम अगर हम लोग इस फ्रेमवर्क में रह रहे हैं, राइट, कि स्टेट इज द गारंटर ऑफ पीस, स्टेट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग टॉलरेंस, तो वहाँ पे ये करना होगा। सोशल लेवल पे जाएंगे तो फिर में म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टॉकिंग विथ ईच अदर, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं जो प्रोबेबली और लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये हार्ड आंसर है जो कुशाल दे रहे हैं। यहाँ पे रोकते हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करूं मैं? बस मैंने वो तीनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। आप ओके सी, ये तो फ्रॉम स्टार्टिंग ही जब हमने कार्ल पॉपर की बात करी थी तो ही हिमसेल्फ गिव दिस वेरी क्लियरली। ही सेड कि to have security and personal liberty, they both have to be guaranteed and it has to be an equal society. So हमारे यहाँ पे अभी इशू काफी सारे चल रहे हैं। पोलराइजेशन, लाइक आई सेड, मैं तो ये फ्रॉम स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पोलराइजेशन तो ऑलरेडी चल रही है, अब तो हम फसल काट रहे हैं पोलराइजेशन की। नाउ एज द सोसाइटी कीप्स ऑन गेटिंग एजुकेटेड, सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। Now the problem is when the tolerant also becomes intolerant, and now we are seeing a huge problem of intolerance even in the Hindu community, in the majority community में भी अब intolerance के बिल्कुल काफी open examples हमें मिल ही रहे हैं। We are finding कि पहले हम threats सिर्फ एक सोसाइटी से देख रहे थे, अब हम हिंदू सोसाइटी से भी threats देख रहे हैं। Now they are not shying back. So the intolerance, like he said, if if you keep on tolerating intolerance, eventually the intolerance will seize and destroy the tolerant. So that is exactly what's happening. Is that and this is what initially भी मैंने कहा था कि the fear is that what happens is every society has its phonetics. Every society, doesn't matter, even Christians have their phonetics. उसके अंदर क्या होता है कि these are those people who will say कि देखो मैंने कहा था, देखो तुम पीस की बात कर रहे थे। And I've heard this so many times as well. क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा ही बात कर रही होती हूँ अपने यहाँ पे कि नहीं, दिस इज इक्वल, ये इक्वालिटी होनी चाहिए, एवरीवन सेम। सो व्हाट हैपेंस इज जब भी कोई भी इंटॉलरेंस के फिर ऐसे किस्से होते हैं, सो आई सेड सो वाला सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है एंड फिर दीज वॉइसेस कीप ऑन गेटिंग स्ट्रेंथ। इसीलिए अभी हमने पीछे देखा कि देयर वर a few influential Hindus also who said कि अगर तुमने हमारी हिंदू वुमेन पे देखा तो हम जाके मुसलमान औरतों के रेप करेंगे। I was very shocked. This is do we want to say कि तुम ये करोगे तो हम रिवेंज में आ रहे हैं, instead of saying we need to stop this also. So that is the biggest issue, is this intolerance also, which is we are seeing from the other side as well, and that is not good for the society. That is a very toxic sludge, because we are already seeing intolerance from one society and then we are seeing intolerance also from the other society. So this is a very very toxic sludge. But हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम फिर वही बात आ जाती है कि if it the personal security and liberty, what happened with Kashmiri Pandits is not unknown. It's a very well known fact. State was involved.
इसमें भी अब not one FIR done till date, no one arrested till date, no convictions till date, 30 years हो गए हैं. So obviously what I just said, when the state itself is involved in the crime or in abatement of the crime or abatement of the criminals, तो फिर बड़ा issue सा हो जाता है. So how do you convince your other masses that this is not going to get replicated with them? So the huge feeling of distrust starts, which can be politically used and which is being politically used. मतलब ऐसा नहीं है, कोई BJP is not a saint. They themselves are using this. So they will also use this mistrust on the state and the government to have their way or their power. And so this is a very double-edged sword when it comes to intolerance. That is why it's very important to start addressing this problem. This is not a small problem. This is a huge issue, and this can balloon up further. So, and उसके अंदर एक another issue है, this constant thing about freeing the temple. Bloody hell, you've been in government for over 7 years. Free the temples यार. कितना जा रहा है? जिन states में तुम लोग हो power में, if you're serious about it, at least free those. If you at least free those states. How long does it take for a legislation to come when you are in power? Even if the state ruling, I don't see any states. अब जाके कर्नाटका में बात हुई है कि we will talk about freeing temples. If you were really serious and you were not really mobilizing the Hindus, and it wasn't about their votes, and it was really about, you've been voicing it for a while. Just at least free the temples. What's the big deal? Or agree to the fact that bloody hell, you also would like money like any other previous governments. At least, honestly, इसे accept करो. Hi Saras, how are you? Hi CC जी, thanks for taking me into the session. अच्छा, मैं कुछ टाइम से आपका स्ट्रीम सुन रहा था. आई वाज ज्वाइनिंग योर प्रीवियस स्ट्रीम्स एज वेल, बट कभी-कभी बैकग्राउंड में वॉइस नॉइस वगैरह होती थी, तो आई कुड नॉट ज्वाइन. सो इट्स आई एम ग्लैड टू ज्वाइन टुडे, सो थैंक्स. अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टॉलरेटिंग द इनटॉलरेंट जो कि हमारी सोसाइटी में कभी-कभी होता है, दैट मतलब itself is contradictory. मतलब we should tolerate something that we want to promote, or tolerating the intolerance will actually promote intolerance. ठीक है, तो मतलब आप उस बिहेवियर को प्रमोट करते हो जो चीज़ आप देखना चाहते हो. अगर आप इनटॉलरेंस टॉलरेट कर रहे हो तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि मेरे आसपास लोग इनटॉलरेंट होते रहेंगे और मैं वो टॉलरेट कर रहा हूँ. ये चीज़ स्टेट लेवल पे भी है, पर्सनल लेवल पे भी है. मान लीजिए आपका बॉस आपको गाली देता है, आप टॉलरेट कर लेते हो, तो बेसिकली आपने कोई अहिंसा का बहुत बड़ा काम नहीं किया. आपने अपने बॉस को ये बताया कि कल जब मैं ऑफिस आऊँगा, कल तू मुझे दोबारा गाली दे सकता है. और ये चीज़ मैंने देखी भी है पर्सनली. इसीलिए बॉस लोग जो होंगे वो कुछ लोगों के साथ आपने देखा होगा कि गाली दे के बात कर सकते हैं, कुछ लोगों के साथ नहीं कर सकते. अगर बॉस को पता है कि अगला बंदा जवाब दे देगा तो उससे बात नहीं करेगा. और ऐसा नहीं है कि मैं ब्लेमिंग द विक्टिम कह रहा हूँ, बट ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है या कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि आप फ्यूचर में अपने साथ होता हुआ नहीं देखना चाहते, तो यू हैव टू स्पीक अप अगेंस्ट दैट. ठीक है, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ. जब ये कुछ एथियस्ट है, देसी एथियस्ट और फॉरेन के 1-2 एथियस्ट, जब वो नेकेड पिक्चर्स बना रहे थे, तो वहाँ पे एक सिख भी आया था. ठीक है, और वो सिख बेसिकली डिफेंड कर रहा था कि ये जो नेकेड पिक्चर्स बन रही है इनमें हर्ज क्या है. तो मैंने उससे कहा कि भाई तुम्हारी जो गुरुओं की वाइफ्स हैं उनकी बनानी शुरू कर दें. तो वो बोलता है नहीं नहीं, पर हिंदुओं की बात तो अलग है ना, वो तो खुद ही मजाक उड़ाते हैं भगवानों का. ठीक है, और मजाक करते हैं तो हंसते हैं. तो ये चीज बेसिकली हम ही ने किया हुआ है ना, कि आओ हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाओ, हम हंस रहे हैं तो हम टॉलरेट कर रहे हैं. तो अगला बंदा कह रहा है ठीक है, दिस इज द वे टू बिहेव विद देम, करते रहो. किसी ने, जो हमारे बड़े बड़े पेंटर थे, मुस्लिम थे, उन्होंने नंगी पेंटिंग्स बना ली, कुछ नहीं हुआ, जाके कहीं और बैठ गए. सेम चीज जो जो सिख था, मतलब उससे उससे अगर बात करूं, अगर मैं उस टाइम पे बात कर नहीं पाया था, जैसे सरदार जोक्स मारे जाते हैं. ठीक है, आज मेरे सामने कोई सरदार आए, मैं उसके सामने सरदार जोक मारूं, वो कहे नहीं यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो. फिर मैं कहूँ यार सरदार तो खुद हंसते हैं जोक्स पे. तो उनकी गलती है, एक गलती इन द सेंस उन लोगों ने कहा है कि भाई सरदार जोक मार लो, हम हंस लेंगे. और उसके बाद जब सरदार जोक्स पे नहीं हंसते तो कहते हैं लोग सरदार इंटॉलरेंट हो रहे हैं या हिंदू इंटॉलरेंट हो रहे हैं जब देवी देवताओं के बारे में कोई मजाक करता है. तो बात
ये है कि हम लोगों की, हिंदुओं की, सरदारों की खुद की गलती थी कि हमने अपने देवी देवताओं का मजाक उड़ाने दिया या अपने कल्चर का मजाक उड़ाने दिया। अच्छा, दूसरी चीज सीसी जो आपने बिल्कुल सही कही कि हिंदू सोसाइटी भी इनटॉलरेंट हो रही है, तो विच इज ट्रू। मतलब जैसे हम देखते हैं कि मॉब लिंचिंग कर दी, तो मॉब, ये किस तरह का हम सोसाइटी में जा रहे हैं जहां मॉब लिंचिंग हो जाए। मतलब ना, एक तो आपने रेप का एग्जांपल दिया, किसी दूसरे ने कहा कि कोई बीफ खा रहा होगा मैं मार दूंगा। यार कैसे मार दोगे आप? ज्यादा से ज्यादा अगर लॉज हैं देश के, आप ये कहोगे बीफ खा रहा होगा मैं पकड़ के जेल में खड़ा दूंगा। अगर आप ये कहोगे कि मैं मार दूंगा, उसके बाद हम उस चीज को टॉलरेट करें, उसके खिलाफ बोले भी ना कि यार इस टाइप की बात तुम कैसे कर सकते हो, मतलब हम उनको ये कह रहे हैं कि कल को आप मेन स्ट्रीम में दोबारा ऐसी बात करो। जिन लोगों ने ये कहा कि अगर रेप हुआ तो हम वापस मुसलमान औरतों का रेप कर देंगे, उनको अगर एफआईआर, उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई, भले ही हम, आप, मैं और आयो वगैरह, हम माइनॉरिटी मतलब नंबर्स में कम हो क्योंकि हम किसी भी रिलीजियस ग्रुप में नहीं आते, लेकिन अगर हम नहीं बोलते उसके खिलाफ, तो इसका मतलब ये है कि कल को जो भी पावर में है, नॉट नेसेसरीली मुस्लिम या हिंदू, कोई भी आए, अगर वो कुछ भी गलत कर रहा है, उसके खिलाफ बोलना हमारा कर्तव्य है। ठीक है। और सीसी, आपकी लास्ट बात से मैं डिसएग्री कर रहा था जिसमें आपने कहा था कि फ्री द टेम्पल्स। मुझे नहीं लगता कि टेम्पल्स को फ्री करना चाहिए। उससे वही होगा कि टेम्पल्स, क्योंकि जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ना, वो पैसा इसलिए कम, मतलब उनका पैसा कमाने का एक वन ऑफ द मोटिवेशन इज वो लोगों को कहें कि हमारा धर्म खतरे में है, तुम हमें पैसा दो तब हमारा धर्म बचेगा। तो रादर देन फ्रीइंग टेम्पल्स, व्हाट नीड्स टू बी डन इज कि जो गुरुद्वारा है, जो इस्लामिक बोर्ड्स हैं, दे हैव टू बी ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। उनको रेगुलर टैक्स देना पड़ेगा। कौन सा मौलाना कौन सी मस्जिद में बैठेगा वो चीज गवर्नमेंट डिसाइड करे। तब जो मुस्लिम्स हैं, जो सिख हैं, वो गवर्नमेंट के हिसाब से चलेंगे। अदरवाइज ये होगा कि अभी तो सिर्फ वही नचा रहे हैं, बाद में हिंदू इतनी मेजोरिटी में है कि टेम्पल वाले भी हमें नचाएंगे। जीसीसी बस इतना ही था। See, I was talking about a more practical solution. If you think कि कोई भी minority religion अपना कोई से भी religious जगहों को government के अंडर आने देगा, you are much नहीं mistaken. आने देगा, बट एटलीस्ट कोशिश तो उसी रास्ते में। और आप सही कह रहे हो, आप प्रैक्टिकल, मतलब देखिए प्रैक्टिकल Practical वही इक्वलिटी है. के लिए आप सही कह रहे हो कि हम टेम्पल्स को भी फ्री कर दें, बट जो सही रास्ता है वो ये है कि ब्रिंग देम इन एटलीस्ट। वो जैसे हम आपके और मेरे बात करने से कौन सा आ ही जाएगा, बट एटलीस्ट वी से कि भाई जो आपके जितने भी, जैसे वक्फ बोर्ड है, जिस मतलब ये जो है ना प्रॉपर्टी वाली आप बात करते हो, तो मेरे ख्याल से तो इमीडिएटली डिसॉल्व हो जाना चाहिए। जो प्रॉपर्टी है, जैसे कोई मस्जिद है, वो किसी बहुत बड़े बोर्ड की जगह इंडिविजुअल जो भी उसका मौलाना हो उसको दे दो। तो एटलीस्ट जो इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप बन के जो लैंड ग्रैबिंग करता है वो नहीं कर पाएगा। रादर No, देन हम ये, I think that's naive. And frankly speaking, as a Sanatani, I don't want my money, which is going to be the majority of the money coming from my mandirs, going to Christians and Muslims. That's the नहीं जाएगा this, ना, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज but टैक्स एवरीवन। that's the effect, right? Because right now, what's happening is that Hindu money is going to Christians and Muslims, right? यस, And since Sanatanis are the majority, who's gonna create and pay most of the taxes? It's Sanatanis, right? So as a Sanatani, why would I want that to happen? नहीं तो Where वी कैन where हैव कि where जहाँ my से जितना money टैक्स is आएगा, going? फॉर एग्जांपल अगर इवन इन मुस्लिम्स अगर शिया और सुन्नी अलग अलग हैं, तो द अमाउंट ऑफ टैक्स दे पे, मतलब द टेंपल पेज अ सर्टेन टैक्स, उतना ही उसी के प्रपोर्शन में उनको जाएगा। दैट कैन बी डन। और आपका पॉइंट वैलिड है। फॉर एग्जांपल इफ temples give 30% of the tax, and that is 80% of the amount, then 80% of amount has to go to welfare of the Hindu areas। मैं इलाहाबाद गया था कुछ टाइम पे, जहाँ पे काफी कुछ किया भी था, बट वहां जाओ तो दोबारा से ऐसे मिट्टी मिट्टी हो रखा होता है। मतलब खैर, आप कभी जाओगे तो आप देखोगे, जबकि आप मक्का मदीना जाओ तो एकदम मतलब पॉश लगता है। तो मतलब ये उसका मतलब ये है कि पैसा लगाया नहीं वहां पे, या जब कुंभ था तब लगाया, बट परमानेंट स्ट्रक्चर उतने अच्छे नहीं बनाए कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो। लोग वहां जाते हैं क्योंकि रिलीजियस बिलीफ है कि चले गए, बट इट कैन बी अ टूरिस्ट अट्रैक्शन एज वेल। मतलब Here's the difference संगम। between Mecca and Medina and our temples and our mandirs. The thing is, no non-Muslim is allowed in Mecca. You know that, right? नहीं, बट उससे So मेंटेनेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा ना सर।
It does make a difference because they don't let their institutions, and you're not allowed in certain parts of the Vatican either. They don't let their institutions. They don't let others go into their institutions either. But going back to the topic and the other, changing the subject a little bit here, going back to the topic of tolerance and intolerance and Sanatanis also becoming intolerant. It's not that I disagree, and obviously we don't want to condone things like, revenge and rape, right? But Sanatanis do need to understand and defend themselves. That's one thing that Sanatanis need to learn is self-defense, because and then the other thing is that the vector only goes in one way. Statistically speaking, it's Sanatanis who've had their land taken. We talk about Kashmir. This is not new, right? This is not new. This jihad has been going on for 1,300 years. So when we talk about fundamentals, Sam Harris said something interesting, and Anand Ranganathan said something to the same effect, which is that the problem with, like say Christian fundamentalists are the fundamentals of Christianity. And same thing is true with Islam. The problem with Islamic fundamentals are the fundamentals of Islam. So Islam, in order to be a good person, you have to be a bad Muslim. And so Muslims aren't going to take that, right? So the body count of Muslims and Christians is way, 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 way higher than Sanatani. So the Muslims and Christians are always going to use that and say, oh, well, Hindus have also been intolerant. But there's scales and there's numbers, right? So if you're a CEO of a company and you see that 99.9% of the manufacturing for a certain product is good in one area, in one factory, but then, only 30% is good in another factory, which one should you focus on? If religion wasn't the issue, by any other standard, you would focus on the problem where it lies. And where it lies is first Islam and then Christianity. It's not Hindus that are stacking up body counts. The numbers just don't lie. And so the vector only goes in one direction. Statistically speaking, yes, there is a certain portion of Hindus that are quote unquote intolerant, but if we could do it by numbers and look at the people that voted for Pakistan, it was like 90 to 95%. So the statistics just don't add up, and you can look at the depopulation of Sanatanis in places like Pakistan and Bangladesh and Afghanistan. So when they're in charge, the script is just flipped. When Christians took over Rome, the script just got flipped. The lights went out in Rome as soon as the Christians took over. And that happened everywhere else in Europe. And that happened everywhere else in North and South America. That happened everywhere in Africa. Everywhere where Christians and Muslims go, the vector only goes in one way. That's towards Christianity or towards Islam. It does not go the other way. So saying that, Hindus are intolerant, yes, maybe that's true, but that's true in terms of maybe the concept, but not necessarily the statistic. In terms of the statistic, again, the vector only goes in one way, and there's just a war going on against the Nathanis, and so
Sanatanis are going to feel some kind of way about it, and they should. You know. For me, the issue becomes when you start learning the behavior of Yeah. the wrong One thing behavior that of I would anybody in like to front. add, one But thing if I would someone's like to gonna, add, if someone's out there at your door and there's a mob outside and you're not going to defend yourself, that's not good either. No, no. So no, And so if the I'm not. state isn't going to protect you, you got to protect yourself. Oh yeah, And definitely. people So that will band together, and they should. yeah, definitely. So that is an issue. let me So build on top of. Agneji, but Agneji, just one thing. India is not a failed state yet. If India becomes a failed state, then I agree that Hindus will have to do what they will have to do. Well, But as long Kashmir as shows India that it is is a not, failed state. I no, don't. it was a failed state. At that point of time, Kashmir was matlab, just it was just in name a part of India, but Kashmir was a failed state at that point of time. And if we see that India is going to become a failed state, then yes, it will be each man for himself. But if we are living in a country that has proper law and order, or at least to some extent, the focus has to be to ensure that law and order comes back, and any misdoing is corrected by law and not by revenge. Okay, but what happened in Mangal? Agnideva, Just Yes, Agnideva, recently, no, no, agreed. let me. 100,000 Yes, yes, people were agreed. displaced. Agneji, yes, you are right. So when riots start happening, for example, in Bengal, then Hindus have to do what they have to do. Yeah, If but something, it's not a if riot. in That's Bengal, that's a shit so characterization it of is, the yes, yes, issue. The issue is genocide and targeted yes. killings of Yes, yes, Sanatanis. no, yes, and then if the reverse happens, then it happens. So at the time of partition, if Muslims sent trucks full of dead bodies, then Hindus sent trucks full of dead bodies. There was no law and order. In Bengal, if the same thing is happening, that law and order is not in place, people on the ground feel that law and order is not in place, then yes, they have all the right to resort to the same actions that they think are appropriate. But But in India, in general, for example, if I am living in Delhi, people who are living in Uttar Pradesh, Bihar, or Madhya Pradesh, we have law and order. For example, the state of Madhya Pradesh or UP, when they break the houses, using law, so that is the correct way. So breaking illegal houses, uh, yes, that is the way it has to be done, and not raping, rape in return of rape. well, I would ask you then, what happened, in Agnideva, just 2020? stop. Could you stop for a minute because it's been going on in circles. This thing about tolerating the intolerance leads to destruction of society. Let me uh, bring a few things in because you were coming from a point of view of Sanatani folks, right? Let me broaden the argument because instead of one community, we are looking at multiple communities. And if the framing that we have tolerance versus intolerance and the evidence, historical evidence suggests that there are problems that arise, who thinks that anyone would be safe in this framework? No community is safe within this framework. Not only Hindus, no one would be safe, right? No one else would be safe besides Hindus. Who will be safe? I mean, in what sense? Let's extrapolate it a bit further. If Can a you? country becomes an Islamic state, do we think that the people there would be safe? They will fight among themselves based on sects. That the intolerance then shows their different colors, right? So if we lie within this framework of intolerance, no one will be safe. Not only Hindus. The problem that you are seeing from your community's point of view, that's okay. That's one perspective. But if we broaden the horizon, then even Muslims will not be safe eventually. You take it to its logical conclusion. No one would be safe. And who is standing between all this chaos? The state is standing between all this chaos. Now the state has to put it foot down to stop these mishappenings. That's where the Indian state has been reticent for like past 50 years, past 50, 60 years. But That's that's the also by problem. design. You know that, right? It's not as if
it's just incompetence. It's by design. Yes, I would agree with you on some extent, because there is a colonial legacy of weak state. It's not just So colonial, it's also Islamic hegemony and Christian hegemony. So when you say yes, but we should respect the law and we I hope should. you agree with this. I hope you agree with this framework, that if we allow intolerance to proceed to its logical conclusion, no community will be safe. I hope you agree to this I don't. I framing. do agree. I don't disagree. I wish the state would work better. But what I'm trying to tell you is that the Roman law or other laws, like when it came to Muhammad taking over, the Arabian Peninsula, right? When Muhammad initially started, he was allowed to preach what he wanted to preach. The Meccans weren't. Uh, the Meccans were upset with him, and they would argue with him, but they didn't extinguish him or kill all his people. What happened was, eventually he took over, and no other religion was allowed to exist, right? So what I'm trying to tell you is that the vector is only going in one way, right? So when you're saying we should respect the law, we should respect the law, and we should be respectful of others based on what their beliefs are. But there's two things with that. Do they respect our beliefs? And it's That's not what even we have. Yeah, Agnideva, but that's what we have been talking again and again. sure. But what I'm trying to That say it's is the that the responsibility of the practical. state. Let's try to understand. We have we have been putting forward this argument time and time again. This is the fifth time I'm speaking about it. One, the state is the guarantor of peace. If the vector tries to shift, the state has to put its foot Okay, but down. One. hold on. Second thing. Who's ensuring Second that thing. the state's laws will be the Listen. Second thing. laws from tomorrow? Second thing. I have to speak loudly because you are not allowing Yeah, but anyone to speak. you interrupted me first. So who's ensuring Because that you have the been speaking for half an hour, dude. You have state's been laws speaking will for be the half an hour. same now as they are You have been speaking for half later an on? hour. You are not allowing others to actually make the position clear. You have this Okay, you can speak, then I'll speak. Okay. one-sided thought process, and if you do not allow to explore the positions, then what will happen? The second thing that we are trying to say is that if you create ideological walls, and if you do not engage with others, then this problem of intolerance becomes more and more severe. Now, if you want to put it on a Okay. community, that's Are you fine. done That's speaking? fine. There is no problem with that. But we have to be ready to accept the repercussions of that framing that you are espousing. So I hope you are getting the point that I'm trying to make. yeah, I understand your point. I understand it better than what you're thinking. But the problem there's two problems here. Who ensures Sanatani safety if Muslims become the majority, right? Who's saying that they won't flip all the laws on their head, right? Because that's what happened in pagan Rome, right? And then who's ensuring that they also have that framework in their mind that, hey, we should respect the law, and we should have Muslims should have tolerance for Hindus. Who's ensuring that? I That's the mean, point. are you That's the seeing point. That's any kind of whose apology? responsibility is that? We are talking. I'm talking about the sixth time. It's the responsibility of the state. See, we have shown through the history. We have shown through the framework of history what happens when the state doesn't intervene or state takes side, right? And But on it a falls into the personal same level, framework. how can Uh, the state ensure that See, Muslims are tolerant if their books don't teach tolerance? Agnidev, Agnidev, see Rajneesh, what's you're doing working with a lot of assumptions to begin with. So obviously, India is not becoming Islamic, so that you know.
and at times so you have to be okay with it. The second thing is that India is a bigger country, and obviously we do have problems in certain states, and they are being looked at now. they were due to religious appeasement, political parties इनको नहीं देख रही थी पहले, लेकिन अब वो देखना शुरू कर चुके हैं. तो ये प्रॉब्लम अभी धीरे धीरे एड्रेस होगी. लाइक मैं बहुत बार कहती हूँ, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सोल्यूशन इज दैट यू हैव टू अग्री दैट देयर इज अ प्रॉब्लम. तो नाउ दैट पीपल, तभी उसी के लिए भी डायलॉग बहुत ज़रूरी है. तो व्हेन पीपल कम आउट एंड टॉक, अब जैसे एक जो वो पहले वक्फ बोर्ड के जो थे, जो जिन्होंने अभी कन्वर्ट कर लिया, उनका नाम त्यागी, उन्होंने अपना नाम रख लिया है, जिन्होंने चैलेंज कर दिया था इस्लामिक वर्सेस को कोर्ट में. Although he was fined, but what he did is that Islamic verses came on public media. So what was, अब जिन चीज़ों पर पहले बात नहीं हो रही थी वो बात हो रही है. And people of their own religion are going to come out now, because they know, they understand that what is जो अब ये कहते हैं ना कि जब अब this is out in open. जब तक ढकी छुपी बात थी और बात थी, अब तो it's out in open, and they know that this is something which is being constantly debated. People are becoming more braver, you can say, in a way. इस अब आप इसका इससे अंदाज़ा लगा लो कि ऑल्दो फतवे दिए गए थे, फिर भी कश्मीर फाइल्स करके एक मूवी आई है. they took up their entire setting, they did in another state, but they accomplished it. तो इसका मतलब है कि people are getting aware. So you first thing is you have to start getting out this fear factor जो दिल में आ गया है कि अगर ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाएगा. So obviously now that people understand कि book से issue होगा, तो इसको भी एड्रेस करा जाएगा. Different experiments will keep on happening in different states. I already know कि one state has said that we will ban madrasa studies for mainstream. तो मतलब आप वहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम आपको एजुकेशन सारे बच्चों को स्टेट की विल हैव टू टेक इन स्कूल्स. दैट, लाइक जैसे आयो ने कहा था कि इट इज नॉट ओनली व्हाट द ब्रेन वॉशिंग इज डन एट होम, बट ऑल्सो द सोसाइटी इंटरेक्शन. तो उससे क्या होगा, व्हेन द चिल्ड्रन आर मेन स्ट्रीम्ड, व्हेन दे डू गो एंड इंटरेक्ट, दे डू अंडरस्टैंड कि मेरे यहाँ पे दोस्त है, मेरे वहाँ पे दोस्त है, एंड दे विल स्टैंड अप. एंड इवेंचुअली करिकुलम भी चेंज हो रहा है. ऐसा नहीं है कि करिकुलम चेंज नहीं हो रहा है. मदरसों का करिकुलम हैज आल्सो कम अंडर स्क्रूटनी नाउ. ये भी हो रहा है. आई नो कि यूपी में दे हैव, उन्होंने अब जो मदरसों के जो हेड्स हैं, जो हेड हैं, जो वहाँ पर आई थिंक जो माइनॉरिटी के जो हेड हैं, आई एम नॉट श्योर, समबडी, मतलब उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि सारे मदरसों में अब जनगण मन गाया जाएगा. So you are going to see, you are seeing changes. Obviously Rome was not built in one day, so don't expect कि overnight magic होने वाला है, वो नहीं होगा. But steps, baby steps are being taken in a direction which never happened before. This never happened. जो steps इंडिया में लिए जा रहे हैं वो कहीं नहीं लेके जा रहे हैं. कहीं पूरी दुनिया में कहीं पे किसी ने नहीं कहा कि मदरसों की स्टडीज बैन करो, मेन स्ट्रीम जरूरी है, रिलीजियस इज गोइंग टू बी. नोवेयर इन एनी कंट्री उन्होंने ये कहा है कि आप उनको रिलीजन सॉन्ग गाना ही उनको कंट्री का सॉन्ग गाना ही पड़ेगा. इट्स हैपनिंग हियर. सो धीरे 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 करके there are going to be steps which are going to be taken, and obviously how do you eat an elephant? होता है ना, bit by bit. Now saying that, at the same time, just because if when we are addressing this issue, हम इस इशू को नहीं नज़रअंदाज कर सकते कि हिंदूज भी इंटॉलरेंट हो रहे हैं. सो मैंने उसका बिल्कुल एक प्राइम एग्जांपल, जैसे मैंने अभी सरस ने भी इस बात करी थी कि अगर हिंदू women will get molested, then we will rape Muslim women. Unacceptable है ये. The solution cannot be कि you can go and तुमने ये करा है तो हम भी ये करेंगे. This also needs to be addressed. अगर इसको एड्रेस नहीं करा जाएगा तो ये सोसाइटी में chaos क्रिएट करेगा. तो वी कैन नॉट हैव कि एक साइड को आप के chaos को आप एड्रेस करें, लेकिन दूसरी साइड के chaos को आप नज़रअंदाज करते हैं. देन अगेन वो तो क्या ना, सीसॉ में इम्बैलेंस हो जाएगा. तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि वी हैव अ क्लियर पर्सपेक्टिव कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. इंटॉलरेंस इज लीडिंग टू इंटॉलरेंस, एंड इसको भी रिवर्स करा जा सकता है अगर स्टेट लॉ बिकम स्ट्रिक्ट, लाइक आई हैज बीन टेलिंग यू ओवर एंड ओवर कि स्टेट हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. It has to, it doesn't have an option, because, and the good thing about democracy is if the state will not take
responsibility, then in next 2 years that state government will change, and the majority will put up somebody who will make sure ki state ensures security. The later they take, the more harsher the person will come. The sooner they do it, the more easy it becomes. And फिर amalgamation के लिए तो steps लेने ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं. But again, अगर उसके बारे में बात ही नहीं होगी तो ये कभी होगा ही नहीं. This problem has come out in open full on. तो अब इस पर काम होना शुरू होना ही है. There is no option. अगर जब तक नहीं बात हो रही है is a different thing. But once the wound is out and open, it has to be treated and then it has to be bandaged and kept properly. तो ये अब प्रॉब्लम वो नहीं है कि अगर ये इस्लामिक स्टेट बन गया, ये नहीं होगा. बिकॉज क्योंकि उसके बाद फिर अब हम क्लोज अप भी करेंगे. बिकॉज आई थिंक अग्निदेव इज जस्ट, क्योंकि आई अंडरस्टैंड एब्राहमिक्स का जो फियर है ना, मुझे समझ आता है. इवन व्हेन दे लीव द रिलीजन, आई अंडरस्टैंड एवरी पर्सन हु वाज वंस अ मुस्लिम, हु वाज वंस अ क्रिश्चियन, व्हेन दे लीव देयर फेथ, जो उनके दिमाग में चल रहा होता है कि ये कितनी गलत टीचिंग्स थी और इससे क्या ब्रेन वॉशिंग हुई है, और ये टीचिंग्स हम अपने अलावा या इब्राहिमिक फेथ्स के अलावा कहीं देखते ही नहीं है. कि चैरिटी मत करो, इनके साथ बैठो ही मत, इनके साथ खाना ही मत खाओ. एंड यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट अ स्मॉल कम्युनिटी, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी. जैसे उन्होंने कास्ट की भी प्रॉब्लम उठाई. by the end of the day they belong to the Hindu community and they are groups inside that Hindu community. तो ग्रुप्स इनसाइड क्रिश्चियन कम्युनिटी भी एग्जिस्ट करते हैं, बट द होल क्रिश्चियन कम्युनिटी विल नॉट बॉयकॉट ईच अदर. बट हियर यू आर टॉकिंग अबाउट द होल कम्युनिटी बॉयकॉटिंग कंप्लीटली द अदर कम्युनिटी. दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट जो इंटर कम्युनिटी की बॉयकॉटिंग नहीं हो रही है, इंट्रा कम्युनिटी की बॉयकॉटिंग भी हो रही है, सुपीरियोरिटी भी हो रही है, एंड डिस्क्रिमिनेशन भी हो रही है. सो वेरी डिफरेंट. यस सर, सॉरी. अच्छा अग्निदेव जी, जो आप बात कर रहे हो ना, आई थिंक मतलब उस एक पॉइंट पे मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि कल को अगर मुस्लिम आ गए तो हमें कौन बचाएगा, तो हमें खुद को ही बचाना पड़ेगा. वो आपकी बात सही है. क्योंकि दूसरा, क्योंकि जो मुस्लिम ग्रोथ पॉपुलेशन थी, मुझे 1990 से 2001 तक, मतलब 20 साल पहले, अराउंड 30% मुस्लिम ग्रोथ रेट थी और हिंदू ग्रोथ रेट थी 20%. तो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि हम माइनॉरिटी पे होंगे, मतलब हिंदूज माइनॉरिटी. इट में जो सीसी कह रही है, इट इज नॉट हैपनिंग नाउ, दैट इज ट्रू. इट मे नॉट बी हैपनिंग नाउ, बट आने वाले मतलब आई डू नॉट नो, मे बी 100 साल में टाइम विल कम जब हिंदू मुस्लिम इक्वल नंबर्स में है, और फिर मुस्लिम इफ वी डू नॉट डू एनीथिंग तो मुस्लिम्स हायर नंबर पे, और एक बार वो हायर नंबर पे आ गए, वी कैन नॉट ट्रस्ट, और इनफैक्ट वी कैन ट्रस्ट देम कि वो वही करेंगे जो उन्होंने पाकिस्तान में किया और बाकी सारी दुनिया में किया. तो उसी के दो ही तरीके हैं, आइदर या तो चाइना वाला तरीका है, या और वो भी चाइना वाला तरीका इज डन बाय द स्टेट, नॉट बाय इंडिविजुअल. ऐसा नहीं है कि मॉब आके वहां कुछ कर रहा है, इट इज डन बाय द स्टेट. दूसरा ये है कि ब्रिंग देम टू सेंसेस बाय टॉकिंग, कि दे एटलीस्ट बिकम लेस रिलीजियस या नॉन रिलीजियस. तो दैट हैज, मतलब जब तक आपको मतलब इमीडिएट थ्रेट नहीं दिख रहा है, या इमीडिएट ना सी बट ऐसा इनएविटेबल थ्रेट नहीं दिख रहा कि भाई अब नहीं, मतलब अब वो कन्फ्रंटेशन का टाइम आ ही रहा है, तब तक ये अज्यूम करने की जरूरत नहीं कि हमें इंटॉलरेंट होना पड़ेगा, या फिर हमें कुछ मतलब वी हैव टू टेक थिंग्स इनटू आवर ओन हैंड, जो कि अभी सिचुएशन नहीं है. अभी लॉ एंड ऑर्डर है, अभी डिस्कशंस ओपन में हो रही हैं. हम लोग मतलब मुस्लिम्स के साथ बात करके उनको कन्विंस कर सकते हैं कुछ लोगों को कि दिस इज हाउ यू हैव टू बिहेव. लेकिन अगर मान लीजिए कल को वो इक्वल नंबर्स के आसपास आ जाते हैं और एंड जैसे कि हमारे खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते, तो बोल नहीं सकते, फिर लड़ सकते हैं, फिर वही ऑप्शन बचेगा. बट अभी वो टाइम, अभी हम उसमें नहीं है. अभी बाकी ऑप्शंस हैं हमारे पास कि वी कैन टॉक, वी कैन आस्क द स्टेट टू इंश्योर कि मतलब दे बिहेव इन सेंसेस. और इवन ये पॉपुलेशन जो मैं बता रहा हूँ 30% इंक्रीज, दिस वाज इन 1990 to 2000. Now even that population growth has declined. Muslims में भी, Hindus में भी, their numbers are still above us,
बट अब ऐसा नहीं है कि जैसा मतलब 20 साल पहले था कि हर आदमी 20 मतलब 7-7 8 बच्चे कर रहे हैं। अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं बट नंबर्स कम है। तो हम लोग बात करके उनमें अकल डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं डाल सकते, बट अगर कहते हैं ना खुदा ना खास्ता वो बात आई तो फिर पीपल हैव टू टेक अ पाउंस। So yeah, So, I mean Agnidev, that then I would say, agar if anybody who has this sense of insecurity, you are all welcome to take your classes in self defense. कोई मना नहीं करता. With girls also take, agar as a girl if I feel threatened in a society, then I personally am, मैं खुद भी encourage करती हूँ, girls also should take self defense classes. But taking up self defense classes and inciting violence are two very different things. ये ध्यान रखिएगा. जैसे आप कह रहे हैं ना कि who will save, as Sarah rightly said, you will have to save yourselves. If the state is not going to save you, then obviously the onus comes on yourself. But taking self defense classes is a different thing, and inciting violence and rapes and abuse is a completely different thing. So uh, remember, वो एक वो जो बात होती है ना, when you keep on looking in the abysses for too long, it stares back at you. So you do not want to become them. You don't want to become intolerant. So you do definitely want to make sure that you do address these issues also. No matter how much the anger is, the anger has to be able to channelize in a better way, have to be a rational one. And whether you like it or I like it or not, the deal is the state is responsible and the state is not going anywhere. It has been sitting there, it will be sitting there. What is going to happen is कि आप लोग state की जो government है, governance है, उसे change कर सकते हैं. That is what can be done. So come into IAS services, come into administration services instead of just looking at private jobs. अब देखो हमारी तो 2% minority है, तो कितना भी करके हम टेक ओवर तो कर ही नहीं सकते IAS jobs को. लेकिन if you really are serious, then people should be studying, getting into law, challenging PILs file करें. कोई गलत laws लगते हैं, unequal laws लगते हैं, तो there is a lot of things which can be done. ऐसी बात नहीं है. लाइक सरस सेड कि बहुत चीज़ें करी जा सकती हैं. एंड सेल्फ डिफेंस करें, आप क्लासेस लें, बाकायदा सबकी क्लासेस कराएं कि if push comes to shove, you at least are capable of defending your life and everybody around you. So I guess one thing I would say is that I guess two things, right? So the first thing is that Muslims may become a majority, and that is a fear for sure. But the other thing I would say is that with democracy, one thing people don't understand about democracy is that you don't have to be the absolute majority to rule, right? So you could have 30% majority, but you could build a coalition of others. So for instance, during the elections of Uttar Pradesh, there were many Jati communities that voted against the BJP and voted against, Yogi Adityanath, right? So it's not to say that they have to have a majority; they just have to have an entrenched minority, right? So that's one thing. The other thing is that CCG, you're talking about banning madrasas and banning things like that. That's I mean, I think that's the right solution. I'm not saying that's not. It is the right solution, but we all know what the reaction is going to be. Muslims are going to say you're banning our fundamental rights to practice our religion, right? If we say that Jitendra Tyagi, aka Wasim Rizvi, said we should ban these verses, then they're going to say you're banning you're banning our fundamental right to practice our religion. Now, I think that's a step that the state has to take, but who's to ensure that there's not going to be violence there? There absolutely will be violence. There was violence during the hijab thing. This is just another pretense for violence. See, who will ensure? Again, it'll come down to the state. Simple.
There is Correct. apparently no other option, because if the state will not So if ensure, then people, what will happen is anarchy state में हो जाएगी, लोग लॉ अपने हाथ में ले लेंगे और सड़कों पे उतर आएंगे, और फिर उसके लिए भी फिर स्टेट को आना ही पड़ेगा, उसी को राइट्स कहते हैं। तो तभी मैं सॉरी मैं बहुत आप खत्म कर लो फिर बोलूंगा। नहीं तो बेसिकली तो द थिंग इज कि everybody will do what they think is right. Solutions are not solutions are always a hit and trial. तो जब भी स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी फ्रैंकली जब आप नए नए सोल्यूशंस लेकर आते हैं तो यू डोंट नो हाउ पीपल विल रिएक्ट टू इट। लाइक किसी ने ये नहीं सोचा था कि सीएए के बिल से इतने बड़े लोग सब बाहर आ जाएंगे, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग। इवन क्रिश्चियंस वर कमिंग आउट, क्योंकि मेरे लिए बड़ा शॉकिंग सा था क्रिश्चियंस और सिख्स को देखना वहाँ पे, क्योंकि सबसे ज्यादा तो क्रिश्चियंस और सिख्स को ही वहां से बचा रहे थे। हिंदूज तो अपने तीर्थ यात्रा करके वो तो यहाँ से जा ही नहीं रहे थे वापस, बट हिंदूज एंड क्रिश्चियंस को तो एक्चुअली कई बार द सिख्स को तो सॉरी वहां से इवैक्यूएट करवाया गया। क्रिश्चियंस को लिटरली कोई मतलब दे हैव नो प्लेस टू गो। क्रिश्चियन गर्ल्स आर द सेकंड फर्स्ट मोस्ट टारगेटेड गर्ल्स देयर, क्योंकि वो गर्ल्स ऑफ बुक्स हैं वो। तो उसके बावजूद जब मैंने एंड उसके अगेंस्ट क्रिश्चियन प्रोसेशंस निकले उन पास्टर्स के अगेंस्ट, द क्रिश्चियंस वेंट लाइक वी सपोर्ट सीए, क्योंकि दे आर द क्रिश्चियन गर्ल्स हु आर बीइंग टारगेटेड देयर हीप्स। तो अगेन आई वुड से ये मैटर ऑफ स्टेट ही है। एंड इवेंचुअली अब आप देख रहे हैं ना कि एक मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि राइट विंग पार्टी हैज कम इन, आई एम लाइक देयर वाज नॉट एनी अदर ऑप्शन। द वे लेफ्ट विंग वाज गोइंग इनटू सिवियर रिलीजियस अपीजमेंट, ये तो जिस मैटर ऑफ टाइम है, इसका तो ग्राउंड्स उन्होंने खुद ही बना दिया। जब आप किसी भी एक सोसाइटी को आप ज्यादा रिलीजियसली अपीज करोगे, जैसे आपने कहा ना कि गवर्नमेंट्स वर बी मेड बाय द माइनॉरिटी, 20-30% वोट से बन रही थी, तो आप अपने आप ही दूसरी साइड को बता रहे हो कि तुम्हारे साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, एंड दे विल टेक मैटर्स इन देयर ओन हैंड्स। एंड इट डजंट मैटर आप कितना भी अपने आप को सेक्युलर और लिबरल, एंड मैं तो फ्रैंकली आई कॉल द एलिटिस्ट सूडो सेक्युलर एंड सूडो लिबरल्स, कितना भी लेबल करो, बाय द एंड ऑफ द डे एक्शंस आर व्हाट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। अभी देखो, अब आप इसी का लगा लो, रिलीजियस अपीजमेंट की हद आप ये देख लो कि टू द पॉइंट अभी टेम्पल्स का ये बात हुई थी कि द मुस्लिम्स कांट पुट शॉप्स ओवर देयर, जो उन्होंने कहा कि नॉन हिंदूज विल नॉट पुट शॉप्स ओवर देयर। दिस इज अ रूलिंग व्हिच केम अंडर कांग्रेस व्हिच इज वेरी सेक्युलर। मतलब ये बीजेपी की रूलिंग नहीं है, बीजेपी ने तो बस वो टेम्पल से इन्फोर्स कर दिया इसको, लेकिन रूलिंग तो कांग्रेस के टाइम थी। नॉट 1% चैलेंज्ड इट। इतने कंट्री विच क्लेम सेक्युलर, द पार्टी विच क्लेम सेक्युलर, उन्होंने ऐसी रूलिंग, रिलीजन बेस्ड रूलिंग लगा दी कि नॉन रिलीजियस बंदा वहां नहीं जा सकता, नहीं लगा सकता दुकान। सो दिस इज द रॉट इज ह्यूज। 70-80 साल की रॉट है ये, सड़न है ये, जाते जाते ही जाएगी। इट स्टेट विल टेक ओवर, डोंट वरी अबाउट इट। एंड स्टेट इज ऑलरेडी टेकिंग ओवर। ये बहुत जगह हम देख ही रहे हैं कि स्टेट टेक ओवर कर रहा है और करेगा, इसका ऑप्शन है ही नहीं। आप एनआरकी फैलाते जाएं स्टेट में, गवर्नमेंट चेंज होती जाएंगी। अब आप ऑलरेडी देख लीजिए, पंजाब में पूरी गवर्नमेंट चेंज हो गई है, एएपी की गवर्नमेंट चेंज हो गई है। अगर एएपी ने परफॉर्म नहीं करा वहां पे, अब कांग्रेस उन्होंने ट्राई कर लिया, एएपी ट्राई कर लिया, अगर एएपी ने भी अगर वहां सिचुएशन ठीक नहीं करी तो क्या हुआ? वेदर यू लाइक इट और नॉट, राइट विंग इज द अदर ऑप्शन दैट विल हैपन। दे आर गोइंग टू डू इट देमसेल्व्स। वो खुद ही कर रहे हैं, राइट विंग को कोई इनवाइट नहीं कर रहा है। वो आपने इतना बड़ा वॉइड क्रिएट कर दिया है कि राइट विंग आके उसको फिल कर रहा है। इट इज सरप्राइजिंग कि राइट विंग इज ऑफरिंग सिक्योरिटी which the seculars and liberals were unable to do for so many years. बताइए, कोई मजाक बात है? सीसीटी एक्चुअली आपने ना जो कुछ मैंने कहना था सारा आप ही ने कह दिया। तो इसमें एक दो पॉइंट जो मैंने कहने थे वही था कि जो आज बीजेपी पावर में है इज रिजल्ट ऑफ व्हाट कांग्रेस वाज डूइंग। जो अग्निदेव जी आप कह रहे हो दे डू नॉट नीड टू बी इन मेजॉरिटी, तो आज से तक मोदी के आने से पहले इनफैक्ट यही हो रहा था कि मतलब मैं एक जिम में गया था, जिम में जो बंदा था, जो कोच था, वो मुस्लिम था, और वो ये कह रहा था कि वही हमारा मौलाना जिसको कहेगा वही पार्टी जीतेगी, सरकार तो उसी पार्टी की बनेगी। नोएडा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज अब सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जिसने देखी होगी, सभी ने देखा होगा, और ये भी समझ आ गया था कि अगर हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो ये प्लीजमेंट जो हो रही है वो चलती रहेगी। इनफैक्ट
एक जैसे आजकल भी आ रहा है ना कि एक रेप किया तो 10 रेप हो जाएंगे, उस टाइम पे लोग, मुझे पता नहीं कौन सी पार्टी के थे, मुस्लिम एरिया में जाता है और बंदा वहां पे जाके ये इस टाइप का भाषण देता है कि अगर अगर हमारी सरकार आई तो एक भी मुसलमान जेल में नहीं जाएगा। तो जो कि सुनना एकदम शॉकिंग था, मतलब एक भी मुसलमान नहीं जाएगा मतलब क्या, वो आप उसको आजादी दे रहे हो कि तुम क्राइम करो, तुम्हारे ऊपर कोई कुछ नहीं होगा, जो कि हो रहा था। मतलब इनफैक्ट यादव और मुस्लिम्स, जब इनका कॉम्पिटिशन यूपी में चल रहा था, क्राइम इतना राइज पे इसीलिए था क्योंकि इन लोगों को यही कहा गया था, यादवों को कोई नहीं पकड़ रहा, मुस्लिम्स को भी कोई नहीं पकड़ रहा क्योंकि उनकी सरकार है। और जो हिंदू इकट्ठा हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि इस हद तक रिप्लेसमेंट हो गया था कि लोगों को लगा था यार हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और ये एक पेंडुलम की तरह है, अगर आप देखोगे ना कि एक तरफ स्विंग होगी जहां बहुत ज्यादा रिप्लेसमेंट हो रहा था, फिर वापस आई और थोड़ा सा और आगे गई है जहां पे अब राइट विंग, जो हिंदू राइट विंग है, वो टॉलरेंट होना शुरू हुआ है। अब जो नॉर्मल जनता है ना वो देखेगी कि हमारा राइट विंग इंटॉलरेंट हो रहा है, तो अगर 5 साल तक ये नॉर्मलाइज, मतलब थिंग्स नॉर्मल नहीं करी इन्होंने और ये जो वायलेंस है इसको नॉर्मलाइज कर दिया, तो जो आम जनता है दे विल गेट फेड अप फ्रॉम दिस राइट विंग थिंग और फिर दोबारा से दूसरी पार्टी का आएगा, ठीक है, विच विल बी सेकुलर। तो बीजेपी के लिए यही बेटर होगा कि राइट विंग्स जो है इनको कंट्रोल में रखें। दे मे नॉट सी इट राइट नाउ, जैसे कांग्रेस को पहले नहीं समझ में आ रहा था कि प्लेसमेंट करके मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे। बीजेपी भी अगर जो राइट विंग स्पेसिफिकली जो इस तरह के वायलेंस वाली बातें करते हैं उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आम जनता उनसे दूर हो जाएगी, बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। आप 2-4 दंगे हुए ऐसे तो जनता उनसे इमीडिएटली बाहर हो जाएगी और अगेन वी विल हैव सम सेक्युलर्स। तो चीजें सेंटर की तरफ आएंगी, अब चाहे वो बीजेपी के रहते हुए आए, बीजेपी हैज टू डू समथिंग, अदरवाइज बीजेपी सरकार से जाएगी एंड देन सम अदर पार्टी विल ट्राई टू ब्रिंग थिंग्स टुवर्ड्स सेंटर। मतलब और कोई गारंटी नहीं कि वो सेंटर भी आएगा, दोबारा मुस्लिम साइड नहीं जाएगा, बट दैट इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी। I guess I would Okay, say that. कुछ और ऐड करना है, because नहीं तो फिर then we'll close the stream. It's been 3 hours. I think हमारी that's like Okay, our upper sorry. level. I'll make But it quick. anyway, I'd say the BJP is no friend to Sanatanis. Like they, the Annapurna Devi Mandir in Kashi got destroyed because of Modi, and certain sacred see, trees got you, destroyed. Now they're yeah, talking about taking Kedarnath Mandir and making that. अग्निदेव, Yeah. मैं देवन से कह रही हूँ कि आप लोग पता नहीं क्यों उन पॉलिटिकल पार्टीज को सेंट समझते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, जिन मुद्दों को लोग उठाएंगे उस मुद्दों पर ही पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडा बनाएंगे और उस पर आगे जाएंगे। अब आपने बात करी कि वो उन्होंने दे आर नो फ्रेंड टू सनातनीज, बट द प्रॉब्लम जो आप लोग देख रहे हैं वो ये है कि अंधों में काना राजा, दे आर द वंस विच आर लीस्ट डिसरप्टिव टू देम। अगर 2-4 टेम्पल्स उन्होंने तोड़े भी हैं तो भी वो ब्यूटिफिकेशन, उन्होंने इतने बड़े बड़े टेम्पल्स बनवा रहे हैं कि दिस विल नॉट मैटर, दिस विल बी फॉरगॉटन इन अ मैटर ऑफ couple of years. तो फिर I will tell you that it is more important to concentrate on issues. Like I keep on telling everybody, concentrate on issues rather than making political parties your heads. Make sure the issues become the thing which people work on. आप जिस इशू को आप पुश करेंगे सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसे उठा लेंगे। आप ये लगा लीजिए, अब देखिए पहले सब माइनॉरिटी अपीजमेंट करते थे, ऐसी फिलहाल कोई पार्टी नहीं है जो मंदिरों के चक्कर नहीं काट रही, सब काट रहे हैं, सारे सब लगे पड़े हैं, अच्छे अच्छे लोग हिंदू हो गए हैं। वाई? बिकॉज दे आर अपीजिंग मेजोरिटी नाउ। ठीक है, तो द थिंग इज, घूम फिर के बात यही है कि कंट्री में अगर इक्वालिटी नहीं आएगी तो आप केओस देखेंगे। इनटॉलरेंस सारी साइड से हो रहा है। अब तक जो इंटॉलरेंट था उसने अपनी इंटॉलरेंस अब सामने वाले में दिखानी शुरू कर दी है। उनकी इंटॉलरेंस से अब आप ये कह सकते हैं कि इंटॉलरेंस ये तो आनी है, ये तो एज कार्ल पॉपर सेड कि वन इंटॉलरेंस विल लीड टू अदर इंटॉलरेंस, यू नो, द टॉलरेंट विल बिकम इंटॉलरेंट, बट it is that justified? Is that how you want to shape the society? Because जब भी कोई इंटॉलरेंट होता है तो वो उसके फनेटिक्स ही सबसे पहले ऊपर आते हैं। तो do you want Hindu fanatics to come up? So you do not want to become them.
then how do you claim that you are better? तो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप इन इश्यूज को भी एड्रेस करें, साथ ही साथ इस इशू को भी एड्रेस करना जरूरी है कि इंटॉलरेंस आप कहीं से नहीं चाहते, ना आप इस साइड चाहते हैं ना आप उस साइड चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते हैं कि इतने दिनों तक आप माइनॉरिटी प्ले कर रहे थे, अब आप मेजोरिटी प्ले करें। व्हाट यू वांट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी को क्योंकि एस्टैब्लिश करने में भी टाइम लगता है। The minority which is used to religious benefits, for them to let go is that extra part of their pie is going to be very hard. For the majority to be okay with the fact कि हमें ये पाई इतने टाइम तक नहीं मिली, लेकिन हमें क्वालिटी मिल रही है, हमें एक्स्ट्रा पाई नहीं चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ लर्निंग। ठीक है, क्योंकि अभी आप देखिए, आप जितने भी अपीजमेंट्स भी देखेंगे तो हर कोई रिजर्वेशन में अपना नाम चाह रहा है, कोई ये नहीं सोच रहा रिजर्वेशन हट जाए। डू यू अंडरस्टैंड? या इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन हो, विमेन को यहाँ पे पीछे रखा जाता है तो जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन हो, ये नहीं लोग सोचते। और इसके ऊपर मैंने और आयो ने काफी लंबी चौड़ी स्ट्रीम्स करी हुई है, कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कैसे एड्रेस करा जाए। सो थैंक यू सो मच। we'll quickly take one minute from a word from everybody and uske baad then let's stop the stream. So we'll start with you Agnidev, and then we'll go to Saras, and then Ayo and I will finish it. And Sachi, for goodness sake please, अगर आपको लगता है ब्राह्मण की इंटॉलरेंस, तो मुझे लग रहा है मेल इंटॉलरेंस इज द वर्स्ट इंटॉलरेंस. So men have been discriminating women, and I think Sachi, while you're at it and you have so much of knowledge, I think आपको लगे हाथ SC ST atrocities on women देखना चाहिए, क्योंकि जितनी भद पिलाई SC ST men ने SC ST women की करी है वो किसी ने नहीं करी है. Domestic violence is their biggest issue, and domestic violence in SC ST community, whether you like it and you know it well, if you have actually any sympathy for them, is not done by Brahmins. It is very well done by SC ST men. So if you are truly a supporter and a true हमदर्द of SC ST, so the अगर आप चाहते हैं तो आप सबसे biggest chunk of domestic abuse खत्म कर देंगे तो हमारे यहाँ की औरतें पिटनी बंद हो जाएंगी. ठीक, और उनको एम्प्लॉयमेंट भी दिलाएं. रिजर्वेशन जो है ना, जिसके अंदर SC ST रिजर्वेशन इज बीइंग यूज्ड मेनली बाय मेन, विमेन को आने नहीं दे रहे हैं. एंड ब्राह्मण आपके घर में आके आपकी लड़कियों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, ना आपकी बीवियों को मार रहे हैं. वो SC ST आदमियों से ही मार खाती है. So the day women will say that we will not tolerate the intolerance of men, the SC ST men will be in big shit. Okay, so अपनी shit साफ करो, ज़्यादा easy है, instead of constantly looking at somebody else to blame. So sorry about that. Agnidev, आप start करें please. I'll give you a minute, and then Saras, and then Ayo and I. Okay, so one quick thing about about Kashi, like the thing is, you're saying that people will forget in 5 years. This stuff can't be replaced because the architecture and the way it's done, it's based on Vastu Shastra, and that's a science we don't have anymore. And so this is something we need to understand, that some of this stuff can't be replaced. And people would also be angry if you destroyed Mecca. Muslims would be, and they would be if you destroyed the Vatican. So I mean, why wouldn't you think Hindus would feel the same way? Because it is a matter of survival. They are right now fighting the survival of their civilization. A few temples will make no difference, trust me on that. No difference at all. यकीन मानो आप, जो and like I said, we can wait and watch about it. ऐसा नहीं है कि I'm not saying they're not angry. I'm just simply telling you कि what they have to offer is much bigger than what they will take away. That's but all. one signal, I mean, if they're destroying temples, one signal is, that's a signal that they're not. Okay, so think of it in the other way around. वो जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वो उस सिटी को ब्यूटिफाई कर रहे हैं, उसकी रोड्स इतनी एक्सेसिबल कर रहे हैं ताकि टूरिस्ट वहां पर आए, और उनके जो टेम्पल्स अभी सिर्फ सनातन के लोग जानते हैं. I am really sorry, but I have to intervene. I am really sorry, but I have to intervene.
I have to become the bad person here to enforce the rules of conversation. CC had requested everyone to finish their position Yes, and close the Agnidev, please stream. let's finish. Then people are bringing So another question Saras, up and creating new Saras, conversation threads. But So exactly. I'm really We'll sorry, we'll but talk I to have about finish to this. my step Agnidev, point, down though. here. yeah, we'll take about. You keep talking. I mean, I was gonna finish. I didn't get to finish my point. Okay, cool. Okay, so I'll finish my point and then I'll stop. Okay, so and it was a rhetorical question, but it wasn't just to be addressed. It was just a rhetorical question. Is that Sanatanis are going to feel some kind of way about it? So the thing is that I feel that the BJP is no friend, and so Sanatani really don't have a party. They have Hemant Biswa Sharma and they have Yogi Adityanath. Those are the two that are pro Sanatani. The other thing I would say is that what you guys are talking about with getting rid of madrasas, which I agree with, but that's addressing the issue head on, which is good, and I agree with that. The thing I would say is that Muslims are not going to take this lying down. You know, they will they will cause violence. You know, they cause violence. They cause violence in places like Bali. You think it's going to stop here? No, they will. And then the difference between the violence is going to be state violence to inhibit the Muslim violence, or it's going to be Hindu violence to inhibit the Muslim violence. But violence is still going to be violence, and so either way you slice it, that's the way it's going to be. That's all I have to say. Yeah, thanks, Umesh. So I, in fact, agree with what you have said, that violence will be there. But what we are saying is that in a normal state that has not failed yet, state is the only authority who has the right to do violence. So state has to decide who has to go to jail, who will be hanged to death, whose house will be broken, and individuals should not be taking things into their own hand until they have belief in the state. That's Okay, justice for Hindus in Pakistan and Bangladesh. अगर आपको कुछ बोलना है, 1 minute, sir, you have. Okay, so there is only one thing I want to say कि इंडिया फेल स्टेट है या नहीं वो तो हमने देख ही लिया. एग्जाम्पल कश्मीर में देखा, फिर हमने बंगाल में देखा. वो जो भी है, अभी हम लोग को नागालैंड में जाने के लिए परमिशन चाहिए जो क्रिश्चियन है. तो आप देखते रहो, मतलब में बैठे रहो. आंध्र प्रदेश की हालत क्या है आप देखो, आप देखते रहो. रिलाई ऑन द स्टेट एंड यू विल सी. और स्पेशली काशी के लिए जो अग्निदेव बोल रहे थे, 400 बरस से उधर मंत्र बोले जा रहे थे. हनुमान जी की मूर्ति को हटा दिया है, कितना सारा, मतलब में भगवान शिव और पार्वती को अलग किया गया है. दैट इज अनदर टॉपिक. एवरीबॉडी सी संदीप देओस वीडियो, इंडिया स्पीक्स डेली. उन्होंने खुद जाकर रिपोर्टिंग की. तो भगवान का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. So whatever it is, I don't care. People want to support Modi ji, that's fine. वो उनका है. लेकिन for me, I don't have any other option. इसलिए बीजेपी से ही जाना पड़ेगा मेरे को भी. I don't have any other option. वरना तो यति जी की पार्टी होती तो I would have gone with him. Sorry. Thank you. उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती. और केदारनाथ मंदिर भी अभी नेशनल हेरिटेज या कुछ भी उनको उधर लेके जा रहे हैं, क्रिश्चियन और मुस्लिम के हाथ में. हमको बाबा से दूर कर रहे हैं. आई डोंट लाइक हिम. ये उत्तराखंड में पॉलिटिक्स हो रहा है, तो वो भी संदीप देओ का कल का वीडियो है, आप देख लेना. उनसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है इधर, जो भी बैठे हैं उनसे बड़े तो नहीं है, बिकॉज ही रिपोर्ट्स गोइंग देयर. केदारनाथ में तो वो नहीं गए हैं, लेकिन काशी का उन्होंने खुद बताया है कि क्या क्या डिस्प्लेस हुआ है, और वो काशी हमेशा से जाते रहे. प्लीज सी उनके वीडियो एंड I mean, I'll rest my case here. Okay. Thank you so much. Ayo, do you want to say something? I'm repeating it for the 7th time. The tolerance and intolerance framework, where does it come from?
If you look at history, you will get clarity. Where does it come from? Which force has been able to put in the framework of tolerance within the society? The state has been able to do it. And one other thing I wanted to say, sorry to बीच में interrupt sir. इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज. हाँ, पर कुरान और बाइबल बीच में पढ़ेंगे इंटरप्ट तो मत आपको पता कीजिए चल जाएगा। प्लीज. बीच में इंटरप्ट मत कीजिए. मैम बीच में कोई नहीं बोलता, इसलिए चुप होके आपकी बात भी सब चुप होके इसलिए सुन रहे थे। आप उनको बात खत्म करने दें, फिर आप बोल रहे हैं। This conversation has been a disaster. People are interrupting left and right. I'm speaking for the 8th time. The only force that can enable and restore peace is the state. If you do not allow the state to function the way it should, and if you do not force the state to function the way it should function, then you are in for a chaos. You are not realizing it right now because of the tendencies that you are harboring. But if you allow it, if you allow the al-wala wal-bara to exist in your society, you are in for a hell of a ride. मैम आपको कुछ बोलना है? नहीं, मेरे को सिर्फ यही बोलना है कि हम जो भी कर ले, बात तो सही है उनकी आईओजी की, लेकिन स्टेट ही लास्ट डिसीजन लेगा, दैट इज ट्रू, और हमको मानना भी पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो ट्रू। बराबर, हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम लोग कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं। आई एंडोर्स दैट कि कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए, दैट ऑल्सो आई एंडोर्स बीइंग अ हिंदू, कि गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और जो आपने बताया कि किसी के साथ बलात्कार, वो सब नहीं करना चाहिए भाई, उन लोग के और हमारे में डिफरेंस क्या है? लेकिन बैठे बैठे ये सब लेना भी ठीक नहीं है। मैं इतना ही बोलूंगी कि आवाज उठाना चाहिए। मैं कोई मारने का बात नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट एंडोर्सिंग। और कुरान और बाइबल सबको पता होना चाहिए, हीथन क्या है, काफिर क्या चीज है। और जो 9:5 बताया है उसमें हिंदुओं को खुलेआम मारने का बोला है। मूर्ति पूजक, वर्ड इज मूर्ति पूजक, बस इतना बोलूंगी। थैंक यू। Okay, thank you so much, ma'am. So it's important to know what's happening. और इससे ज़्यादा important ये है कि we are living in a modern society. हमारे पास एक prescribed set of human rights है जो हमें सूट करते हैं हमारी कंट्री को, वो हमें रखनी चाहिए। और अगर उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, वी शुड बी एबल टू डू इट, बट बेसिक ह्यूमन राइट्स इज फॉर एवरीबडी टू एंजॉय। And to get a tolerant society, the state will have to interfere, state will have to take law and order की responsibility, and as a community we all have to support it, ताकि हमारे यहाँ पे गेटो कल्चर नहीं हो जाए, बुलिंग सिस्टम ना हो, और एक फेयर और एक जस्ट सोसाइटी हो। एट द सेम टाइम वी हैव टू फाइट फॉर इक्वल राइट्स, क्योंकि एक अनइक्वल सोसाइटी हमेशा कियोस्क की तरफ जाएगी। तो ये पॉइंटर्स अगर हम अपने दिमाग में रखें, एंड बी ओके एंड ओपन टू डायलॉग, we have to be okay to listening to the most controversial subjects and answers चुप होकर। ये बहुत, हम टॉलरेंस की बात करते हैं तो दिस इज वेयर सेल्फ टॉलरेंस स्टार्ट्स फ्रॉम। नो मैटर हाउ हार्ड इट इज टू लिसन टू व्हाट सामने वाला कह रहा है, चुप होके सुनना, ये एक बेसिक टॉलरेंस है। जब हम इतनी नहीं डेवलप कर सकते, देन हम कौन सी टॉलरेंस के दम भरते हैं? सो द टॉलरेंस स्टार्ट्स फ्रॉम एवरीबडी, एंड the intolerance also has to be nipped from everywhere. अगर इंटॉलरेंस की जगह इंटॉलरेंस क्रिएट हो रही है और हमें ये पता है, तो हमें दोनों इंटॉलरेंसेस को एक साथ we have to try to make sure that we address it. And like अग्निदेव said कि अगर सेल्फ डिफेंस करना है तो आप डेफिनेटली सेल्फ डिफेंस सीखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, but it cannot come at the cost of inciting hate and boycotting anybody. ये अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा, नहीं तो फिर वही जैसे आयो ने कहा था, आप अपनी दीवारें बनाएंगे तो इंटॉलरेंस अपने आप आ जाएगी। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आर फूड फॉर थॉट फॉर एवरीबडी, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।